पंजाबी है? यस सर पंजाबी में। क्या है सर मुझे पंजाबी नहीं आती, आप थोड़ी उर्दू भी बोल लें। सर मिक्स्ड पंजाबी लैंग्वेजेस नहीं होना चाहिए। बोलिएगा, कुछ थ्रू पंजाबी में हो तो समझ चले नहीं आएगी। हम गुलाबी उर्दू बोलेंगे मिक्स अप करके। जी सर ठीक है। कभी पंजाबी, कभी उर्दू, कभी टूटी भजी इंग्लिश। अच्छा ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि पंजाबी का कोर्स इंतहाई इजी और मज़ेदार है। शर्त सिर्फ एक है, मैं आपको ऐसे समझ लें कि जैसे प्लेट में रख के खीर नहीं बना के देता, ऐसे दूंगा। ये मेरा वादा आपसे। अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो मैं आपका हर तरह का क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार हूं। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है वो बताता हूँ, कोई बड़ी नहीं होंगी। आप अपनी पैरेलल में जो कुछ भी चला रहे हैं एक्टिविटीज, आपको आवाज आ रही है? यस सर क्लियर आ रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप पैरेलल में जो कुछ कर रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से करें, नो इशू एट ऑल। डेली का 1 घंटा सिर्फ पंजाबी के लिए निकालना है आपने। 1 घंटा सुबह उठते हुए निकाल लें, शाम को, मतलब 1 घंटा एनर्जी वाला। ठीक है। बाकी आपके सब्जेक्ट के भी इंशाल्लाह अभी बाद में डिस्कशन होगी, सारे सब्जेक्ट्स पे के टाइम टेबल कैसे बनाना, मैनेज कैसे करना, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह। डेली लेवल पे इंग्लिश को लेके कैसे चलना, ग्रामर की सारी चीज़ें करने वाली होती हैं, वो साथ साथ कैसे करनी, वोकैबुलरी करनी, वो इडियम शिडियम सारी चीज़ें, वो सारी मैं आपको पूरा प्रॉपर प्लान का एक सेशन कंप्लीट रखूंगा। और वो मैं सारे स्टूडेंट्स के रखता हूँ, अपने इंग्लिश के स्टूडेंट्स के साथ भी रखता हूँ, जिसमें शुरू में ही रखता हूँ जिनको उनमें बड़ी डिटेल में पूरे CSS का प्लान बताता हूँ, रियलिस्टिक, जो प्रैक्टिकेबल हो, जिससे काम चलता रहता है, मतलब रुकता नहीं है। CSS में मसला ये है कि रुक जाता है काम। जब रुकता है तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं रुकता, वो 2-2 हफ्ते ले जाता है, 2 हफ्ते बंदा जाया कर देता है। तो इसका जुगाड़ भी बताऊंगा रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ, जो वाकई चीज जो की जा सकती है। एनी हो, लेकिन एज फार एज पंजाबी इज कंसर्न, आपने डेली के लिए 1 घंटा स्पेयर करना है। कितने दिनों के लिए? अच्छा, अगर 1 घंटा का निकालना है तो 15 दिन। अगर 1 घंटा स्पेयर करना है तो 15 डेज के लिए। अगर आप 2 घंटे या 2.5 घंटे स्पेयर कर सकते हैं तो फिर 10 डेज के लिए। ये स्पेयर करना है और दूसरा मेरे पे इतबार करना है, बस। पंजाबी के आप छक्के छुड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। इसके अलावा एडिशनल आपने सिर्फ इतना करना है कि जो 3-4 सवाल आपको दूंगा ना, जो समझाया होगा उसको लिख के चेक जरूर कराना है, जो मर्जी हो जाए। जो टाइम सबमिशन का दूंगा उसमें आपने सबमिट करवाना है, खुद बाद में दुआएं देंगे, सबमिट जरूर करना है। फिर जो मैं फीडबैक दूंगा क्लास के अंदर पूरी, उस फीडबैक को अब्जॉर्ब करना है, करके फिर दोबारा सवाल को लिखना है। डिसऑर्ट नहीं होना। आपको 20 में से मैंने 5 नंबर दिए, मैं साबित करूंगा 5 क्यों दिए हैं, 8 दिए साबित करूंगा 8 क्यों दिए हैं। ठीक है, आप कन्विंस होंगे। दोबारा फिर आपने करना यह है कि उसको दोबारा असाइनमेंट करनी है, फिर दोबारा करनी है, 3-4 दफा असाइनमेंट उस वक्त तक छोड़नी नहीं है जब तक मैं 16 में से 15 नंबर ना दूं। ये प्रैक्टिस किसी एक क्वेश्चन पे कर ले, मतलब अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं ना दिल करने का, डिफरेंट एक क्वेश्चन पकड़ ले, उसको करें, मैं बताऊंगा, फिर गलती करेंगे, मैं आपको साबित करके दूंगा। फिर कोई बंदा पहली दफा ही, कुछ बच्चे होते हैं वो पहली दफा इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही ठीक लिख लेते हैं, कुछ है वो पहली दफा नहीं लिख पाते, वो दूसरी दफा लिख पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, नोवा में एक्सपीरियंस है, वहां पे मैंने 75-76 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सबकी असाइनमेंट चेकिंग है। कुछ बच्चों का वो तीसरी दफा करते हैं, लेकिन तीसरी चौथी
ये जो लिखने का टाइम होगा ये एडिशनल, वो सेपरेट, और ये लिखने वाला एडिशनल काम होगा। ये टोटल पंजाबी आपसे डिमांड करती है, इसके अलावा कोई चीज डिमांड नहीं करती। अगर ये आप अपना अहद करके आते हैं ना कि 15 दिन के लिए हम डेली का घंटा दे सकते हैं, यकीन करें कोई मसले परेशानी वाली बात ही नहीं है। जो मैं कहूंगा वैसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद डिफरेंस फील होगा। आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स करने हैं, और वो जो 3 टॉपिक्स हैं, अगर वो प्लान सामने किसी के पास पड़ा हो वीक लेक्चर 1 के सामने, अगर कोई मुझे बता दे कौन कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। एक तो बाबा फरीद है, बाकी 2 कोई बता सकता है कौन कौन से लिखे हुए हैं टॉपिक्स बाबा फरीद के अलावा? सुल्तान बाहू, नहीं, काफियां शाह हुसैन, श्लोक फरीदी बाबा फरीद, और तीसरा डूंगिया शामा तखलीकी नसर में से। ठीक है, मतलब 2 क्लासिकल शायर, और नसर में से मतलब टोटल क्या है, क्लासिकल शायर 6 हैं, फिर मॉडर्न शायर 6 हैं, और फिर आपकी तखलीकी नसर है, वो हम ये 3 करेंगे। ठीक है, 3 ये हम यहां से याद करके जाएंगे। आपने जोर लगाना है, कोशिश करनी है 2-3 घंटे, जो भी जितना भी टाइम, 2 घंटे बैठते हैं, 2.5 घंटे या 3, जितना भी टाइम लग जाता है। एक तो जब आपको ब्रेक चाहिए होगी ब्रेक ले लेनी है, लेकिन जब तक बैठना है आपसे मेरी गुजारिश है कि अटेंटिवली बैठना, और साथ साथ मेमोराइज करनी है चीजें, इसको जाया नहीं करना। शुरू करने से पहले सिर्फ आखिरी बात बताता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में होता था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, हाईटेक यूनिवर्सिटी से सर आपकी आवाज बार बार कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या सबको कट के आ रही है या सिर्फ? यस, मुझे भी आ रही है। कट के आ रही है सर बार बार कट रही है, सबको कट के आ रही है। आ रही है, ठीक। हेलो सर, अभी आपको आपको आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरे बच्चों, अभी आ रही है? यस सर अब आ रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आखिरी बात करने लगा था, उसके बाद हम शुरू करने लगे हैं लेक्चर को। मैं यूनिवर्सिटी में होता था, अब ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया आपको मजा आएगा। तो मैं सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था, इलेक्शन लड़ा, प्रेसिडेंट बना, बास्केटबॉल खेलता था, हर वक्त आगे पीछे स्नोकर खेलना, ये वो। लेकिन जीपीए मेरा 4/4 आता था, 5 सेमेस्टर में 4 है। तो मेरे साथ पैरेलल में कुछ क्लास फेलोज थे, वो मतलब यूनिवर्सिटी के बाद भी आके पढ़ते थे, ठीक ठाक मेहनत करते थे, उनका जीपीए आता था 3.2 3.3 से ऊपर ही नॉर्मली रहते थे। तो वो कहते थे आतिफ भाई आप क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं? मैं कहता था 8 घंटे पढ़ता हूँ डेली। कहते हैं आतिफ भाई यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं 8 घंटे, वो आप इतना कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं। हमने बड़ा जोर लगाते हैं, 5-6 घंटे पढ़ना होता है। यूनिवर्सिटी से आते हैं, थक जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर कुछ 7-8 बजे पढ़ना शुरू करते हैं, 12 बजे पढ़ के सो जाते हैं। आप 8 घंटे पढ़ते हैं? तो आप ये, हम तो आपको पढ़ते हुए देखते ही नहीं, आप तो इधर हर वक्त होते हैं। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में 8 से 4 बजे पढ़ता हूँ। कैसे? क्लास को टेंटिवली लेता हूँ, इस नीयत से लेता हूँ कि क्लास, क्योंकि बाद में भी तो करना ही है, तो अभी इसी टाइम को यूटिलाइज क्यों ना कर लूँ। मैंने सारी असाइनमेंट, अगर कोई बीच में ब्रेक हुई है, कोई टाइम थोड़ा बहुत मिल गया कहीं पे, क्लास में लैब जल्दी हो गई है, तो उधर ही असाइनमेंट उसकी बना ली, उधर ही लैब उसकी कंप्लीट कर ली, उधर ही सारे काम कर लिए। मेरा एक माइंड बना हुआ था कि 8 से 4 में मैंने मैक्सिमम एक्टिविटीज, अपनी असाइनमेंट्स, लैब रिपोर्ट्स जैसे इंजीनियरिंग में होती हैं, खत्म करनी है। घर में आके अगर कोई पढ़ना है, अगर कोई बुक पढ़ जाती है या कोई पेपर के नजदीक कोई इस तरीके से, तो ये स्मार्ट अप्रोच होती है। इसलिए मैं भी आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि ये लेक्चर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेक्चर नहीं लेना, ये लेक्चर इस नीयत से लेना है कि 3 टॉपिक्स आज आपने तैयार करने हैं। इस नीयत से बैठेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, 100% नहीं भी होंगे तो 70% जरूर आपने करके जाने हैं। अच्छा, ये तो बात होगी कंप्लीट। अच्छा, मैं आपको अभी करूंगा ये कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेंसिल सारे निकाल लें,
ये आपको शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। कॉपी पेंसिल सारे निकाल लें। आपको ये 2 घंटे आप ये ज्यूम करें ना कि इसमें 3 टॉपिक्स तैयार करने लगे हैं, इस नियत से बैठे, कॉपी पेंसिल निकाल लें। मैं जो बोलूंगा वो आपने लिखना है। मैं जो बोलूंगा आपने लिखना है। आपकी पंजाबी की प्रैक्टिस खत्म, मसला हो जाएगा, बिल्कुल मसला खत्म हो जाएगा। आपकी रिदम में आ जाएगी पंजाबी और याद चीजें होती जाएंगी। ये सिर्फ आपने करना है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? अगर मसला है तो बताएं, मैं दूसरी अप्रोच पे आ जाता हूँ। नो सर, पहले ही मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ा हुआ है। यस सर, अवेली मेरे पास ही। बाकी बच्चे, सिर्फ 2 बच्चों ने बोले हैं। जी सर, हमने यस सर, मैंने भी पकड़ा हुआ है। देखिए, सर दूसरी अप्रोच क्या है? जब मैं क्लास में, दूसरी अप्रोच ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ सुनते जाएं, उसमें प्रैक्टिस नहीं आपकी होगी। मेरा दिल है मैं क्लास में हमेशा प्रैक्टिस करवाता हूँ। नहीं सर, नोट करें। अच्छा सर ठीक फर्स्ट है, अप्रोच सही है। अच्छा चले, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जो सबसे पहले बाबा जी हैं हमारे, आपको स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। यस सर। पहला सवाल पेपर में बाबा फरीद साहब का अगर आया, मैं अभी पंजाबी में बोलूंगा, बाबा जी का अगर सवाल आंदा है पेपर विच ते वो आना है, बाबा फरीद गंज शकर होरां ने अखलाकियात नू इंसानी जीवन दी कुंजी करार दिता है, खुल के चानन पाओ। मतलब उन्हें ये आख्या जी अखलाकियात ही असल जिंदगी दी असल चीज ही अखलाकियात ने, कि खुल के चानन पाओ, मतलब खोल के दसो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ अखलाकियात ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ इंसानी जीवन ਦੀ कुंजी करार देता है। ये हो गया। ये आप लिखेंगे ऊपर सवाल, मैं साथ ये वन नोट निकाल लूं, आपको थोड़ा सा ना मैं बता दूं, उसके बाद आता हूं उस पर। ये आ गया जनाबे वाली आपका, एक मिनट, आपको स्क्रीन अभी दूसरी तो नहीं नजर आ रही, वन नोट वाली तो नहीं स्क्रीन नजर आ रही अभी? नो सर। ओके, अभी आ जाती है, ये आ जाती है। काइंडली जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। अब आ गई नजर? यस सर। ग्रेट। सवाल पेपर में आ गया जी, बाबा फरीद होरा ने अखलाकियात नू इंसानी जीवन दी कुंजी कह देता है, या खोल के चानन पाओ। ये बाबा जी पे सवाल आया। अब इसका पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, आपने करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसकी एडिंग नंबर 1 लिखना है, मुडली गलबात। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, ये हेडिंग देनी है पहली, मुडली गलबात। मुडली गलबात का मतलब ये है तारफ किसका, इस सवाल का, ये जो ऊपर है इसका सवाल, मुडली गलबात। इसके बाद इसके अंदर क्या होना चाहिए? एनीवन, कोई आप में से बताना चाहेगा इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या लिखना चाहिए? एनीवन बताना चाहेगा? सर बाबा फरीद के बैकग्राउंड के बारे में। नहीं, कोई और? बाबा फरीद साहब के अखलाकियात दे बारे तासर। ग्रेट। और कोई? डियर स्टूडेंट्स, कि इंसानों के अखलाक के बारे में, कि उनको किस तरह अपने लाइफ में। चुप करें, ये देखिए, समरी ऑफ योर आंसर दैट शुड बी attractive
एंड अपीलिंग। कैसे शुरू, मैं अभी बताता हूं। मैं कहूंगा जी इसका मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाना। ये सारे सवालों का बाकी पेपर में भी ऐसे ही करना है, ऐसे को छोड़ के, ऐसे को छोड़ के। इंट्रोडक्शन किसी का पावरफुल हो उसके नंबर ज्यादा आते हैं, वो मैं बाकी सब्जेक्ट पे बताऊंगा आपको। वो 30 इंडेक्स है टोटल, वो याद कर ले, हर सवाल में कोई ना कोई इंडेक्स लग जाता है, वो ऊपर लिखते हैं, वो बाद की बातें हैं। बाबा फरीद पंजाबी दे बड़े पुराने ते तगड़े सूफी शायर ने। इन्हां ने अपनी शायरी दे विच श्लोक फरीदी दे विच अखलाकियात दे बड़ी ही शायरी कीती है, और अखलाकियात दे बड़े ही आला दर्जे दे सानू फुल दिते ने। और ਉਹ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ नमाज रोजे तो लैके आखिरत तक सच झूठ हर तरीके की गल दसी है। और ये हर बंदे वास्ते एक मुकम्मल तौर ते एक ज़ाब्ता हयात या मुकम्मल रहनुमाई है, जिन्हों अमल करके बंदा अपनी जिंदगी ना सिर्फ दुनियावी जिंदगी बल्कि आखिरी जिंदगी विच भी कामयाब हो सकता है। इस वास्ते बाबा फरीद दा नाम अखलाकियात नूं सवारन विच बहुत उच्चा है। और इन्हां दी शायरी यही गल है कि 500 साल तू लैके हुण तक ये तक चल रही है, और साडे CSS दे सिलेबस विच भी इहदे टॉपिक नूं रखिया गया। क्यों? क्योंकि अखलाकियात नूं इंसानी जीवन दी कुंजी इन्हां दी शायरी वाकई आंदी है। बात समझ आ गई? यस सर। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब ये आपको समझ आ गया ना, आपका हर सवाल का इंट्रोडक्शन ऐसे करना है। सवाल का इंट्रोडक्शन है, बाबा का इंट्रोडक्शन नहीं है, सवाल का इंट्रोडक्शन है। बाबा जी का इंट्रोडक्शन नहीं देना। बाबा माइक ऑफ कर लें। बाबा जी का इंट्रोडक्शन इतना ही है कि बाबा फरीद 15वीं सदी दे या 12वीं सदी दे सन, और वो फलानी उच्च गिलानियां नहीं पता नहीं कितने कोट मिठन के कितने पैदा हुए, और वो साहब ने उन्हें बड़ी कम वो 1-2 लाइन चलो बाबा जी के बारे स्टार्ट लिख दियो। सवाल का इंट्रोडक्शन होता है, सवाल का इंट्रोडक्शन हो जो मैं दसिया, ऐसे करके कंप्लीट एक स्कोप को कवर करके मजेदार लिखें। जब ये आप लिख लेंगे ना, दूसरी हेडिंग आपकी जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी बाबा फरीद दी शायरी अखलाकियात दी कुंजी दा वैरवा। ये बात नहीं भूलनी, दा वैरवा। इसका इंग्लिश में क्या मतलब है लिख देता हूं। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पोएट्री ऑफ बाबा फरीद that is centered at अखलाकियात की कुंजी, जो भी इंग्लिश लिखनी है तुसी समझ आ गई, बेस्ड एट मोरालिटी या इस तरह से कुछ भी। आपको पॉइंट समझ आ गया? ये इसकी हेडिंग क्या बनी है। आपने इसकी जगह, ये सवाल का जवाब हम लिख रहे हैं, इसकी जगह आपने कोई और चीज नहीं लिखनी, आपने सवाल का क्रिटिकल है, इसलिए पूरा सवाल की मैंने फ्रेज बना के लिखा है। बाबा फरीद दी शायरी अखलाकियात दी शायरी, बाबा फरीद दी शायरी नू अखलाकियात इंसानी जीवन दी कुंजी जो भी वो बनता है, उसको उसके आगे दा वैरवा का वर्ड डाल देना है। क्लियर? सर ये लास्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? दाओ दा वैरवा, दा वैरवा का मतलब है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस आप उनकी शायरी जो कि अखलाकियात पे है और इंसानी जीवन की कुंजी करार देता है, इस पूरे प्रोसेस का क्रिटिकल एनालिसिस हम करने लगे। हाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू आंसर
ऑफ द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? हाउ जीवन की कुंजी, इंसानी जीवन की कुंजी बाबा फरीद दी शायरी जी अखलाकियात ते मबनी हुई इंसानी जीवन की कुंजी क्यों आंदे ने, हाउ, इसको अब साबित करेंगे हम। समझ आई? जी सर, ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मुडली गलबात, मुडली गलबात, ठीक है, मुडली गलबात। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, इससे रिफ्लेक्शन आएगी कि आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। और अगर ये आप नहीं ना लिखेंगे फ्रेज पूरा, ये वाला बाबा फरीद सिंपल वेर वाली, तो आप गलत है। आप इस सारे को लिंक करके लिखना है, तो ये आपका आ गया। अब ये बात होगी, अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ 1 2, बाकी मैं बाद में बताऊंगा आपको सारा कैसे लिखना है। 2-3 लाइनों पे इसका वही कहानी, बाबा फरीद दी शायरी अखलाकियात दी कुंजी उन्होंने बड़ा सबक दिता, ओदी सारी खोल के सी चानन जेड़ा पाया ना, वो थल्ले असी पूरी खोल के चानन। माइक ऑफ कर ले। तो इसके 2-3 लाइनें में इसका लिख के कि शायरी ये कुंजी करार दी है और ये मुख्तलिफ हर तरह दी चीज़ां ते थल्ले खोल के चानन पाए हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आ जाना है, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 1 ये हेडिंग लिख ली, उसके नीचे शेर लिखा, सिंबल डाला, फिर बल्कि मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, इसको जल्दी नहीं करते क्योंकि वो तो आपको भी याद करवा देने हैं शेर, तो ये मुझे श्योर है। पहली हेडिंग इसमें क्या है, नोट से कोई मुझे बताए। पहली है सच्चाई दा दरस, ऐसे ही है जी सर। सच्चाई दा। सर ये सेकंड पॉइंट की हेडिंग है। सेकंड के अंदर सब हेडिंग है ना, सेकंड के अंदर ये मेन हेडिंग्स है। सॉरी, इसको ना आप ऐसे रोमन में लिखें, 2 मुडली गलबात को ये रोमन में लिख लें, 1। अब इसके अंदर आ गया सच्चाई दा दरस, ये आ गया। अब ये लिखा आपने, इसके नीचे आपने अब क्या किया, आपने लिख लिया जनाबे वाली, नीचे आपने लिख लिया जनाबे वाली शेर। क्या है शेर, क्या है इसका? एनिमल हक, अच्छा बोलिए सच धर्म, अच्छा ये किधर गया, हाँ ये शेर, ये ऐसे निशान लगाया ऐसे, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मरीदा जो लिए। ये हो गया शेर। इसके नीचे डियर स्टूडेंट्स ये ऊपर ये लाइन छोड़ देनी है, फिर नीचे ये भी लाइन छोड़ देनी है, इसके नीचे इसकी तशरीह आपने करनी है, मैक्सिमम 4 लाइन्स, नहीं तो 3 लाइनों में, 3.5 में, बस इतने में ये जी आपका खत्म हो गया। इसमें लिखना क्या है, इसकी तशरीह में इसी को एक्सप्लेन करके इस मतलब लिखना है कि बाबा फरीद दे इस शेर तू ये नजर आ रहा है कि बाबा फरीद ये आंदे ने कि सच बोलो झूठ ना बोलो, तो जो तुहाडा गुरु मतलब जो तुहाडा पीर तुहानू दसे मरीदा हार उस चीज नू मान लवो। देखो इस शेर तू बाबा जी ने सच दी तलकीन की है, और सच दी जिहड़ी तलकीन की है इथों ये लगता है कि बाबा जी ने किड्डा वड्डा दरस उस टाइम ते दिता जिस टाइम ते ये 12वीं सदी दे विच सच दी तलकीन की, ते सच बोलना अखलाकियात ही है, इस वास्ते इन्हां दे अखलाकियात इंसानी जीवन दी कुंजी करार देती है। मतलब हर शेर नू इस्तेमाल करके जवाब उतले सवाल दा देना है। आपको ये पॉइंट समझ आ गया? ये सर ये ना शेर 1-2 दफा रिपीट कर दे। अभी मैं सारे शेयर करवाऊंगा आपको, बेफिक्र हो जाए। समझ नहीं आ रही आपको अभी मैं शेयर करवाऊंगा बेफिक्र, अभी मैं टॉपिक पूरा करवाना है आपको, ये अभी आपको सिंपल बता रहा हूं। मतलब इसकी तशरीह करनी है, जो आपको अभी समझ आएगा वो लिख देना है साथ। फिर आपको इसकी समझ नहीं आई कि इसका तशरीह क्या करनी है,
सर समझ आ गई है। शेर रिपीट कर देना, शेर पता सर चलेगा शेर तो। के वर्ड मैं समझ नहीं आपको आया। शेर की तशरीह अभी टॉपिक सारा करवाना है, मैंने सारे शेर अभी आपको बताने सर हैं। इसकी मिस्ट्री समझ नहीं आ रही। अभी बच्चे नहीं समझ आते, फिक्र हो जाए, समझ रहे हैं? अच्छा चले मैं आपको एक सादा सा बता देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ जो आपको दस्ती समझ आ जाए, क्योंकि मेरा एजेंडा कुछ और है अभी इस वक्त। नहीं सर, मसला ये है कि वो ना वर्ड्स लिख के समझ नहीं आ रहे, सिर्फ वर्ड्स बता दे क्या है। अच्छा चले, अच्छा चले ये देखिए, चले मैं ये लिखता हूँ, छोड़े इसको, छोड़े अभी मैं थोड़ा सा ना अच्छा लिखता हूँ, अच्छा लिखता हूँ। ये देखिए, शेर है, बाबा जी कहते हैं जी। सर एक बात कहूँ, जी आप बुक से भी स्क्रीन शेयर करके पैरेलल में शेयर उधर से दिखा दें अगर राइटिंग का नहीं, इशू आता है। नहीं, रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ते ना तरसाई जी। अब इसकी समझ आ गई है? यस सर। अब इसमें उन्होंने क्या किया, सब्र इस्तकामत का दरस इधर दिया उन्होंने, ये एडिंग है सब्र इस्तकामत की। अब आपने इसके शेर में नीचे तशरीह क्या करनी है, आप कहेंगे जी बाबा जी फरीद ने इस शेर दे विच सब्र दा दरस दिता है। उन्होंने कहा जी जो आपको मिलता है, पैसे थोड़े लभदे ने, रिजक थोड़ा है, जितना भी है ਉਹਦੇ ਤੇ गुजारा करो। दूजे बंदे वालों ना वेखो ਜਿਹੜੇ अमीर ने, जिन्हां कोल बड़ियां चोपड़ियां रोटियां ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋਵੇਦਾ, ਦਿਲ ਤਰਸੇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ कि बाबा जी ने अखलाकियात दी दरस दिता, सबर करना, इस्तकामत अखलाकी दरस है, अखलाकी एक सबक है। इस वास्ते तो जीवन की कुंजी आख्या गया इन्होंने। तशरीह की समझ आ गई है कैसे करनी है? यस सर। सबको समझ आ गई है तशरीह कैसे करनी है 3 लाइनों में? यस सर। अब मुझे बताएं तशरीह को करने के लिए बुक पढ़ने की जरूरत है? नो सर। अब समझ आई। मैं आपको अल्फन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं होता, मैं आपको 99.99999% कह सकता हूं किसी बंदे ने आपकी तशरीह नहीं पढ़नी। अच्छा लेकिन आप फिर भी ये हो गया, ये एक हेडिंग जो मैं बताना चाह रहा था वो और चीज थी, फिर दूसरी हेडिंग, तीसरी, ऐसे इसी सीक्वेंस में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे ही बिल्कुल उसी पैटर्न पे, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 10 लिख ली, 11, 12 जितनी भी आपके पास है 12, आपने क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया, आपने साबित कर दिया हुआ है कि बाबा फरीद ने अखलाकियात दी वजह तो इंसानी जीवन की कुंजी क्यों करार देते ने। इसके आगे एक और गेम हमने करनी है, रोमन में 3, बाबा फरीद दी शायरी जिहड़ी अखलाकियात जो भी एडिंग है इंसानी जीवन की कुंजी करार दिता, दा फनी जायजा। पहले था वैरवा, अब है दा फनी जायजा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज को देखना उन्होंने, मतलब पहले था उन्होंने सबक क्या दिया है, पहले क्या था उन्होंने सबक क्या दिया है। अब हमारा एजेंडा ये है ये देखना कि उन्होंने लैंग्वेज कैसे यूज की है, उनकी शायरी किस अंदाज की थी, मतलब अब लैंग्वेज पे बात होगी, आप उनकी शायरी पे बात नहीं आएगी। ये देखिए, अब एक है वजन ते बहर, उनके शेरों में वजन ते बहर है, मतलब उन्होंने अपनी शेरों में वजन ते बहर का इस्तेमाल किया है, मतलब बड़े अच्छे तरीके नाल शेर, जिवें शेर वजन ते बहर होंदा ना, जिवें बड़े सही होता वजन भी है बहर भी, जैसे शेरों में होता है वजन ते बहर का इस्तेमाल, बस हर एक में लिख देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। दा बर्ताओ इस्तेमाल। बहर का सर क्या मतलब? बच्चे जो शायरी होती है ना, शायरी
शायरी में अब मुझे खुद इस बात का नहीं इतनी डिटेल में पता कि मैंने अब शेर एक लिखा, ये रस्म रमा ये तकब्र जवां है, अगर शख्सियात का तकाजा तो मैं दौरे हाजिर का आतिफ कुंदजे नहीं अच्छा। अब ये मेरा एक शेर मैंने लिखा, मेरी सिस्टर शायरी करती है, उसने कहा कि भाई ये तो वजन ही नहीं है इसमें। भाई वजन क्या है? वो फिर क्रिटिकली इसके अंदर डेप्थ में है कि शेर में ऐसे कोई वर्ड आगे पीछे इम्पैक्ट डालने के लिए उसकी मतलब वो चीजें होती हैं, मतलब जो सही शायरी करते हैं ना उस तरह से। हमें यहाँ पे हर बाबा जी ने वजन बैर का इस्तेमाल किया है, ये कॉमन है सब में एडिक कि उन्होंने वजन मतलब शायरी ठीक किया जैसे करने का हक होता है। बात समझ आ गई? जी सर। दूसरी तमसीला का इस्तेमाल, तमसीला मतलब मसाला दे के। तीसरी तशबीहा का इस्तेमाल, तशबीहा देखे ना, अभी रोटी की जिक्र किया है, तशबीह दिया ना रोटी से, बात कोई और करना चाह रहे हैं, समझ रही है? जी सर। आम जबान, ये 3-4 हेडिंग्स है, ये सब में सेम है, किसी एक में कोई एक आदि ऊपर नीचे हो जाएगी, ये ना भी ज़हन में होना तो ये सारी चारों हर एक में लिख देनी है बेफिक्र होके। अगर इसमें हम लिखेंगे वो कुछ चीजें में एक दो ऊपर नीचे भी हो सकती है तो वो हमने साथ देख लेना है। ये हो गया तीसरा। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचते हुए आप 7 पेज लिख चुके होंगे, और ये नहीं कि आपको बड़े मेहनत करनी पड़ रही होगी, आप बड़े मजे से लिख रहे होंगे और ये 20 मिनट में आप लिख चुके होंगे, क्योंकि हमने लाइनें छोड़नी ही इतनी है। तो आगे देखिए और खूबसूरती आएगी, अभी आप बच्चे करेंगे ना आपको खुद पता चल जाए। मुकदी गल, ये है कंक्लूजन। बाबा फरीद दी सारी शायरी दा जिस टाइम ध्यान दे नाल खोल के वेख्या ਉਹ तुसाने लग्या कि वाकई बाबा फरीद ने जेड़ी शायरी कीती है 12वीं सदी च, ਉਹ अखलाकियात दा इस तरीके नाल सादा ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ सबक दिता बरसगीर दे बंदियां ਨੂੰ जिहदी कोई मिसाल मिलदी ही नहीं। ਉਹਨਾਂ सबर तो ला के अल्लाह दे नाल गल करन तो ला के आखिरत दी फिक्र हर अखलाकी पहलू ते रोशनी पाई है, चानन पाया है। और ਇਹਦੇ कोई बिल्कुल शक वाली गल ही कोई नहीं कि उन्हां दी शायरी दा बड़ा ही रोल है उस वक्त दे बंदियां नू अखलाकियात सिखावन वास्ते। और इस वास्ते ही एक बहुत बड़ा पंजाबी अदीब गफरान सैयद भी कुछ इंज तरह दी गल करदा है। ये हेडिंग दी गफरान सैयद, ये ऊपर जितना मैंने बोला है ना ये सारा इधर ऐसे लिख लिखा, बस 3-4 लाइनें। गफरान सैयद साहब आ गए, इसके नीचे मैंने अब उसमें इसने भी वही बात की हुई है, बस इसका नाम आ गया, थोड़ी सी ऐसे समझ लें इम्पैक्ट पड़ गया। ये हमने गफरान सैयद भी यही आख्या हुआ था। अभी अगर आप इसको देखें ना, गफरान सैयद ने कोई नई कहानी कोई नहीं की। ये देखे मुकदी गल ये वे पई कि बाबा फरीद होरां दा अखलाक नूं सवारन ते किरदार नूं बनावन लई दित्ती हिदायत दा अजीब तरीका है। उन्हां दा ये तरीका हर मोमन ते काफिर दे दिल नूं मोह लेंदा है। इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट होगा। आपको समझ आ गई सवाल करना कैसे है? यस सर। ग्रेट, वंडरफुल। अब आखिरी बात, आखिरी ये अभी सारे नोट कर लें। ये अभी मुडली गल बात के नीचे वाली लाइन छोड़नी है। अभी मैं रेड से ये लिखते जाता हूं, मुडली गल बात के ये जहां से मैं एक लिखूंगा ना, मतलब ये लाइन छोड़नी है। ये लाइन छोड़ दी, जहां पे एंड किया वो वाली लाइन छोड़ दी, इससे खूबसूरती आएगी। ये कोई पेज बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, आप खुद करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये लिख के एडिंग, इसके नीचे लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, फिर जो इसके 2-3 लाइनों की तशरीह की, उसके नीचे फिर लाइन छोड़ी, और फिर ये सच्चाई द दरस की हेडिंग, इसके नीचे लाइन छोड़ी। जब भी हेडिंग देनी है उसके नीचे वाली लाइन छोड़नी है। उसके नीचे आपने ये लिख लिया शेर, इसके शेर के नीचे फिर लाइन छोड़ी, उसके नीचे तशरीह की, तशरीह के नीचे फिर लाइन छोड़ी, जब लाइन छोड़ी और उसके आगे फिर अगली हेडिंग, ये सेकंड। ये इतनी समझ आ गई। जब ये सेकंड पार्ट खत्म हुआ फिर लाइन छोड़ी, फिर हेडिंग लिख के फिर लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद वजन तो बैर वही, अब इसकी एक लाइन यहाँ से छोड़ी, नीचे उसका वो लिखा, फिर लाइन छोड़ी एंड पे, इसके एंड पे फिर अगली। इस तरीके से आपने करना है। ये लिख के फिर इसके नीचे लाइन छोड़ी, ये फिर आपने हेडिंग से लिखना है, फिर इसको इस तरीके से कर लिया। अब ये एक और बात, जो ये पहला ऊपर लिखना है ना, ये कट वाले मार्कर से लिखना है। अब जिन लोगों का कट खताती ठीक नहीं है वो मुझे अलग से बताएंगे, उनका मैं बंदोबस्त करूंगा, बेफिक्र हो जाए।
कट वाले मार्कर ये 6.4 जो नमूना यही है ना, 6.4 है ये जो मोटा कट होता है। अगर वो नहीं कोई सर यूज करके आप 5 वाली की नब ज्यादा मोटी होती है 605 की। 605 जो आप मुझे लिख के चेक कराएंगे ना, मैं आपका देखूंगा आप इस कट वाले से सही लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हो तो ठीक, नहीं तो मैं चेंज करा दूंगा। ठीक है 605। अब ये सवाल, ये मुडली गलबात भी 605 मार्कर से ब्लू, ऊपर वाला भी ब्लू, ये भी 605 ब्लू, ये जो नीचे वाली सारी हेडिंग्स है ना 604 ब्लू, ब्लू 604 ब्लू, ये सारी हेडिंग सब हेडिंग 604 ब्लू, ये 605 ब्लू। ठीक है ये सारी 604, ये भी 605, अब ये 604। अगर आप इसको ब्लैक पेन से भी लिख लेते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन 604 से लिख लें या ब्लैक पेन से। अब इसको लिखना बीच में कैसे है, जो बीच में तशरीह करनी है वो कैसे करनी है। तशरीह डियर स्टूडेंट्स आपने करनी ऐसे है कि आपने, मैं तो ना सिग्नो का बाल पेन लेता हूँ, सिग्नो 45-50 रुपए की मिलती है, सिग्नो का बाल पेन ब्लू लेता हूँ। और वो हाँ एक चीज तो बताई नहीं है, सिग्नो का ब्लू लिया उससे तशरीह, और सिग्नो के ब्लैक से शेर। आप देखें आप अश करेंगे इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनेगी। सिग्नो के ब्लैक से ये सारे शेर सिग्नो के ब्लैक से, और सिग्नो के ब्लू से तशरीह। डियर स्टूडेंट आपको ये सारी समझ आ गई है। अब हम टॉपिक पे करें। अब हमने ये चीजें पूरी करने के लिए सवाल पढ़ना है। अब हमारे माइंड में स्केच पहले ही बन चुका है, ऐसा सवाल करेंगे तो 16 में से 15 नंबर आएंगे इस तरीके से। अगर 16 नंबर है तो 16 हेडिंग्स होनी चाहिए, एक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, 2 होगी, पीछे रहेगी 14। अगर पहले 10 हैं तो 4 फनी में से बना लें, अगर पहले 12 है तो आगे 2 बना लें, अगर पहले 9 है आगे आप 5 बना लें। आपको समझ आ गई आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वेश्चन क्या होती हैं? यस सर आ गई है। सबको समझ आ गई है? सर सब हेडिंग्स मिला के ये आप बता रहे हैं हमें? यस सब हेडिंग्स, मतलब वैरवा के अंदर अगर 10 हैं या 12 हैं तो आगे फनी में 4 हैं, 12 4 16, एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग, एक कंक्लूजन की, 16 पूरी होगी। जी सर। आपने 16 पूरी करनी है और आप 20-25 करेंगे, 25-28 मिनट में करेंगे जो मैं तरीका बता रहा हूं। नहीं हुआ मुझे तरीका बताना, मैं आपका मसला निकालूंगा कि क्यों नहीं आपसे हुआ। इट इज इजीली। जी सर बिल्कुल। ठीक है सब ओके है? क्यों yes, अक्सर ओके हो गया है, समझ आ गई है? हाँ जी नाम आतिफ। जी सर। समझ आ गई? सर आ रही है समझ, सर आ रही है आवाज। सर मेरा नेट थोड़ा कवरेज में नहीं है। नाम आतिफ मेरा इंग्लिश का भी स्टूडेंट है। अच्छा एनी हो, अच्छा ये सीए, इन्होंने सीए किया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा ये तो होगी, ये आपको आप सारा समझ आए। अब आपने इस जवाब को ढूंढना है, टॉपिक नहीं पढ़ना, इस जवाब को ढूंढना है। अब हम जवाब की तरफ आते हैं कि वो क्या है। हमने इसकी सारी चीजें पूरी करनी है इस पेपर में से। अच्छा जी, अच्छा जी बाबा फरीद में आपने जो हाईलाइट हुआ है ना वो आपने जरूर याद करना है। असल नाम इनका मसूद था, एमसीक्यूज आ जाता है। वालदा का नाम करसम बीबी सी, एमसीक्यूज आता है। लकब इनको फरीदुद्दीन का हुआ है। पैदाइश इनकी कोठेवाल में पैदा हुए हैं, ये भी एमसीक्यूज आता है, मुल्तान के करीब है। 1188 में पैदा हुए। पीढ़ी हजरत उमर नाल मिलती है। किताबा इन्हें 3 लिखियां ने, रातुल कलूब, इसरारुल औलिया, फवाइदुस सालिकीन। ये पेपर में कभी एमसीक्यू नहीं आया। वैसे मुर्शद हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी चिश्तिया सिलसिले नाल तल्लक सी। गन शक्कर दे बारे 3 रिवायतां भी ने। नमाज दे शक्कर दी रिवायत है, अम्मा जी मसले थले शक्कर रख देंदियां सन कि आंदे सन कि नमाज पढ़ो दे ते तुहानू शक्कर लभे दी। एक दिन वो भुल जांदे ने, शक्कर नहीं रखते ते वो पूरन परेशान हो जाते हैं कि हुण इस बाबा जी हरा जिस टाइम बच्चा सी उदन ते जिस टाइम नमाज पढ़े दा ते शक्कर नहीं लभन लगी ते दुआ अल्लाह के कीती ते वो अल्लाह ताला ने शक्कर रख दी। सुदागर ते शक्कर का एक वाकया होया। ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ
ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਮਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋੜਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਰੋੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਵਾਇਤਾਂ। ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਅਜੋਦਨ ਪਾਕ ਪਤਨ, ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਅਜੋਦਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕ ਪਤਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੋਦਨ ਪਾਕ ਪਤਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 1604 ਚ, 1280 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, 1604 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1604 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਰਜਨ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 112 शेर ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ये बेसिक तारफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं इन्होंने दरस क्या करती है। सर ये लास्ट वाली बात बता दें। मतलब सिख की किताब है आदि ग्रंथ, उसमें इनकी शायरी छापी गई इनके मरने के 400 साल बाद। मतलब इतनी अच्छी शायरी थी उस वक्त, सिखों ने अपनी किताब में इसको वो डाल दिया। ठीक है, ओके सर, ग्रेट। अच्छा, आप देखें, अब आप पहली हेडिंग लिखे सच्चाई दा दरस और 7 शेर लिखे, 7 बोलिए, ये लिखे सच्चाई दा दरस लिखे। आप उसी तरीके से जो सवाल की हेडिंग्स बनाए ना, इंट्रोडक्शन, फिर नीचे ये लिखे ताकि आपके नोट्स आपके पास अभी से बन जाए। इंट्रोडक्शन लिख लिया, हेडिंग दे नीचे वो वैरवा लिखे। अब नीचे आप पहली हेडिंग दे सच्चाई दा दरस लिख लेंगे तो फायदा हो जाएगा। शेर लिखे जी, शेर बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मरीदा जो लिए। मतलब अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, इस पूरी शायरी में आपने लफ्ज बलफ्ज तर्जमे में वो यूटोपिया है जो मैं आपको कहता हूं ना, यूटोपिया में आइडियल स्टेट में नहीं जाना किसी में। आपको इसका ग्लिम्स आ रहा है ना, 3 लाइनें लिखनी है, आपने लिख देनी है। एक एक चीज पे नहीं बीच में घुसना और दिमाग अपना सींग फंसाने, बहुत कुछ और करने वाला। इसकी कॉमन सेंस ये कह रही है कि आप बोलिए सच धर्म, धर्म मतलब को कहते हैं ना झूठ ना बोलिए, कि हम सच बोलने को धर्म कह लें। आप सच बोलें और जो झूठ कभी भी ना बोलें, और जो गुरु दसे वाट मरीदा जो लिए, जो आपके गुरु आपको बताते हैं मरीदों की तरह चुप करके उसको फॉलो करें। ये इनका जो शेर है, इसकी ये तशरीह है। समझ आई? ये शेर लिख ले आप, आपकी प्रैक्टिस हो रिपीट करना सर, रिपीट। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मरीदा जो लइए। ठीक है, चलें जी आगे। अब हमने ना थोड़ा सा इसको पेस अप करना है। गुरूर क्योंकि आपको चीजें सारी समझ आ गई हैं। गुरूर ते तकब्बर दी निंदिया, निंदिया कहते हैं मजम्मत को, निंदिया कहते हैं मुजम्मत को। ये निंदिया कहते हैं मुजम्मत को। रमुना, इस पीडीएफ में वो ड्रा हो सकता है? सर अगर हम लिखते हैं स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सिर्फ पीडीएफ सर आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? सर नो सर, स्क्रीन चल रही है। ये आ गई, सामने स्क्रीन आ गई, ये आ गई। रमुना, इसको पीडीएफ में यहाँ पे कोई ड्रा वाला हो सकता है? ये इसको मैं यूज कर सकता हूँ? सर आप पीडीएफ को OneNote पे ऐड करके वहां उसके ऊपर ड्रॉ कर लेना। अच्छा, यहाँ पे किधर से करना था? इंसर्ट फाइल कर लें, वहां पे साइड पे जगह भी होगी, साइड पे लिखते जाइएगा और पीडीएफ को ड्रॉ कर लें। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड पंजाबी। ये अभी पता नहीं कितना टाइम लेता है। अच्छा, ये आ गया।
इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं। ये आ गया, रीडेबल है सबको? सर अभी कुछ भी शो नहीं हो ये रहा, शो नहीं हो रहा कुछ भी। अभी हो जाता है, डोंट वरी। सर ये हमें नोट्स बाद में मिलेंगे? अभी ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी। ये सर ग्रुप में है ये। ठीक है। ये तो बच्चे मैंने पहले से शेयर कर दी। सर वो जो 33 पेजेस है आई थिंक सो ये वो वाले हैं। हाँ जी, एक मिनट यार। अच्छा, ये आ गया, ग्रेट। अच्छा, ये आ गया, ये आ गई पहली हेडिंग, सच्चाई का दरस उन्होंने दिया जी। सच बोलिए, सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मरीदा जो लइए। ये पहला शेर मुकम्मल, इसकी तशरीह भी होगी। दूसरा है गुरूर ते तकब्बर दी निंदिया, मजम्मत निंदिया कहते हैं, मतलब उन्होंने गुरूर जी। सर आपकी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। चार बच्चे अभी होनी चाहिए। सर हो रही है। अब हो गई, अब हो अब गई। आइए। ओके ओके ओके, अब मेरे बच्चों आपने ना थोड़ा सा अभी इसको खामोशी से सुनना है आपको। अब चीजें मेरे सारी नॉर्मल हो गई हैं। गुरूर ते तकब्बर दी निंदिया, उन्होंने गुरूर और तकब्बर क्यों की मजम्मत की है। कैसे? कहते हैं फरीदा मैनू मुंझ कर निक्की कर कर कुट, मैनू मुंझ कर निक्की कर कर कुट, बरे खजाने रब दे जो बावे सो लुट। कहते हैं अगर अपनी अना को आप खत्म कर देते हैं तो रब के पास खजाने भरे पड़े हैं, जो दिल करता है वहां से लो। इस शेर में कितना मजेदार शेर है ये। गुरूर तकब्बर की मजम्मत उन्होंने इस शेर में की है, ठीक है। अब तीसरे शेर पे अगर आए, अपनी जात दी नफी, उन्होंने अपने आप को बड़ा ही एक गुरूर ने अपने जात को बड़ा ना एक नॉर्मल सा नफी की है कि मैं कुछ नहीं हूं। शेर सुने, फरीदा काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेस, फरीदा काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेस, गुनाही बरिया मैं फिरा, गुनाही बरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। बाबा जी कहते हैं जी मेरे कपड़े भी, मैं बिल्कुल काले कपड़े हैं, काला मेरा वेश है, मैं इतने मेरे गुनाह हैं, लोगों को मैं लगता मैं कोई बड़ा दरवेश हूं। तो मतलब अपने आप की नफी करना कि मैं कुछ नहीं हूं, ये भी अखलाकियात है ना कि अपने आप को कुछ ना कोई तोप चीज नहीं समझना चाहिए। फिर देखे चौथा, देखे सब्र और इस्तिकामत का दरस। उन्होंने कहा कि सब्र को किस तरीके से, वही जो शेर अभी लिखा है, रुखी सुखी खा कि ठंडा पानी पी। गरीबां को रुखी सुखी होती है तो ठंडा पानी लभदा और उन्होंने की लभदा है। वेख पराई चोपड़ी, चोपड़ी मतलब ये अमीरी की निशानी है ना, चोपड़ी रोटी घी वाली सही, देसी वाली कौन खाते हैं, वही जिनके पास कुछ होता है। वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी, अपने जी को ना तरसाना दूसरों की तरफ देख के। सब्र इस्तिकामत का दरस, इसी में 3 लाइनें लिख देनी है नीचे। रब दी याद, मतलब वो रब की याद के बारे में क्या कहते हैं, ये भी अखलाकियात में आती है कि रब को याद करना। भाई रब ने पैदा किया, ये अखलाकी भी फर्ज है, एक वैसे फर्ज तो है ही है, अखलाकी फर्ज भी है कि रब को याद करना चाहिए। फरीदा पिछली रात ना जागियो, फरीदा पिछली रात ना जागियो, जिउंडो रो मोयो। मतलब इसका मतलब यह कि आप जिंदा हैं लेकिन जिंदगी जिंदगी मरे हुए हैं, मतलब है जिंदा लेकिन मरे हुए हैं, जिंदा ही मर जाएंगे। फरीदा पिछली रात ना जागियो, जिउंडो रो मोयो, जे ते रब वसारिया, जे तुझे रब वसार आया, रब ने तुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, ता रब ना वसारियो, फिर रब ने वसाना छोड़ देना है।
मतलब अगर पिछली रात फरीद साहब कहते हैं कि अगर आप नहीं जागेंगे, उठ के नमाजें और अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह को याद नहीं करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो आप ऐसे ही हैं जो जिंदे ही मुर्दा हो जाएंगे। लो अगर रब तुझे बहुत नेमतें दी हुई हैं तो फिर रब ने एक दिन आना है कि वो बंद कर देनी है नेमतें आपको देना। आर यू गेटिंग? यस सर सर। काइंडली ये कर दीजिए। सॉरी सर काइंडली ये जो अभी आपने शेर पढ़ा है ना, इसकी थोड़ी सी तशरीह समझ नहीं आई, ये आप रिपीट कर दें। मेरे बच्चे, फरीदा पिछली रात ना जागियो, मतलब वो कहता है कि अगर पिछली रात आप जाग के इबादत अल्लाह की नहीं करते तो आप जिंदा ही मरे हुए हैं। अगर तुझे रब वसा रहा है, मतलब अगर रब तुझे बड़ी नेमतें दी हुई हैं, तो फिर रब ना वसा रहे तो एक दिन आएगा रब तुझे नहीं देगा। मेरे बच्चे, कभी ठीक है सर। भी पंजाबी के शेरों में लिटरल मीनिंग नहीं लेना, क्योंकि अजीब अजीब से बीच में वर्ड्स हैं, कुछ का तो अक्सर मुझे भी नहीं पता, ग्लिम्स देखनी है उसकी, ठीक है। और एक बात इस पिछला मेरे बच्चों, पहर रात का। हाँ रात, हाँ पिछला फरीदा पिछली रात। और एक और बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर आपको किसी को लफ्ज नहीं भी आता ना, अगर आपको एक शेर का कख भी नहीं आता, कख समझ ही नहीं आई, लेकिन याद है तशरीह में जो मर्जी लिख दे परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पूरा करके आना है। स्ट्रक्चर 3 लाइनें 3.5 लिख के आनी है। मैं ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एंड द वर्स्ट केस बता रहा हूं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नमाज दा दरस कहते हैं जी, उठ फरीदा सुत्या, मतलब सोया हुआ ना, अपने आप को कहता है कि उठ फरीदा सुत्या, जो तू सो रहा है उठ फरीदा। ते कित्थों दी ये रीत, ये किधर की रवायात है कि सोना ऐसे। उठ फरीदा सुत्या ते कित्थों दी ए रीत, तू सुता रब जागदा, मतलब तू सोया हुआ है रब तो जाग रहा है। तेरी डाडे नाल प्रीत, मतलब तेरी जिस बंदे से मोहब्बत है वो बड़ा डाडा बंदा है, वो सारी रात जाग रहा है, तुझे भी रात को जागना है। ये किधर की रवायात है कि रब तेरा महबूब जाग रहा है और आप सो रहे हैं। ये नमाज का दरस कि रात उठ के सुबह सुबह मॉर्निंग का दरस है, उठ के नमाज पढ़ो फजर की, ये इस तरीके से नमाज का दरस है। एक और बात बताऊं, आपको किसी की हेडिंग कोई और लगती है ना कि इससे ये भी हेडिंग बन सकती है, वो मैं एंड में बताऊंगा, बना लेनी है वैसे ही। मतलब कोई आपको लगता है ना कि किसी एक चीज शेर से कोई और हेडिंग भी रिफ्लेक्ट हो रही है, अब वो भी बना लें, शेर एक 2 हेडिंग में सेम लिख दें, नो इशू एट ऑल। और ऐसे करते हूं, मैंने किया है बहुत दफा। आगे देखें, दुनिया दी बेसबाती, मतलब वो कहता है दुनिया ये खत्म हो जानी है, दुनिया दी बेसबाती, दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं। इसके बारे में वो क्या बाबा जी कहते हैं, ओ वेख फरीदा टेरियां, टेरियां कब्रों को कह रहा है, ढेरियां कब्र को, जो कब्रिस्तान है। ओ वेख फरीदा ढेरियां जिन्हां ते कख पै, जिनके ऊपर वो हमने वो रखे होते हैं, या खुद ही वो उगाती हैं कुछ ना कुछ बीजे चीजें, जिनका या कुछ ना कुछ ऊपर हम जो टहनियां रखाते हैं, जिन्हां ते कख पै, उधरों नहीं कोई आया, इधरों लख गया। कहता कब्रों से मुड़ के वापस कोई नहीं आया, इधरों लख बंदे लख गया, बहुत गए हैं। तो कह रहा है कि मर ही जाना है आपने एक दिन, बंदे दे पुत्र बन जाओ। समझ आई? फिर कहते हैं जी आखिरत दी फिक्र, बाबा जी ने आखिरत दी फिक्र भी, ये भी खलाकियात है, एक चीजें नहीं, सारी खलाकी चीजें भी हैं। आखिरत दी फिक्र बाबा जी ने किवें दिलाई, वेख फरीदा जोथिया। अब जोथिया उन्होंने अपने आप को मुखातब किया, आई डोंट नो हाउ व्हाई, बस उन्होंने लफ्ज ये यूज कर लिया जोथिया। वेख फरीदा जोथिया, तेरी दाढ़ी हुई बोर, मतलब दाढ़ी जब आपकी बुरना शुरू हो जाती है, जैसे पंजाबी में बुरना कहते हैं ना, जब गिरना शुरू हो जाती है दाढ़ी। वेख फरीदा जोथिया, तेरी दाढ़ी हुई बोर, अग्गा नेड़े आ गया, मतलब मरने का करीब वक्त नजदीक आ गया, तो पीछा रह गया दूर। तो जहां से मैं अभी पैदा हुआ था वो बहुत टाइम गुजर गया, अब मरने का वक्त आ गया, तो आखिरत दी फिक्र कर लो, इस तरीके से। फिर कहते हैं जी इबरत का दरस जी, जोथिया मीनिंग। मेरे बच्चे ये ऐसे ही है ना कि आप किसी को कोई खास वर्ड कह देते हैं एमी, अब उस दौर में ये वर्ड कोई यूज होता होगा किसी पर्सपेक्टिव में कि किसी जो कहते हैं ना, हम अक्सर नहीं कहते, मतलब अक्सर हम तो नहीं कहते लेकिन सुना हुआ है कहते हुए कि उठ वो निकम्मिया, अपने आप को अभी आपको बड़ा काम करने चाहिए। बात समझ आई है? मैं अगर अपने आप को कहूँ
कि यार मैं अभी सोया रहा हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ मतलब कि उठ जा निकम्मे आता, समझ रहे हैं अपने आप को इस तरीके Yes. से, समझ रहे Okay, हैं? sir. और ऐसे Okay. अच्छा बैल बैल है ना, बैल जोतते हैं ना, हलों के लिए, पंजाबी में उसे कहते हैं जोतना, कि वो बंदा एक काम पे लगा हुआ है, एक तरफ से शुरू होता है, वो उसी सर्कल में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो उस सेंस में कह रहे आपका नाम हैं उस्मान। अवैस, ग्रेट 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 ग्रेट। मैं आपको बताया पंजाबी के इसमें से बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, अगर आ जाता है पता तो बड़ी अच्छी बात है। कि जैसे हम किसी, मैं पंजाबी में दसना, जिमें कोई हल वाईदा ते वो साडे को जेडे बैल शैल होंदे ने उन जो भी दा ना पीछे उसके साथ वो उसके लिए उसकी जब हम करते हैं जमीन को वो सारा कुछ, तो उसको वो जूथना कहते हैं कि वो कहता है जी उठ, लेकिन मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है या नहीं होता। वैसे अगर करना चाहे तो कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये उस परस्पेक्टिव में यहाँ पे यूज हुआ है। बस ऐसे मुहावरन कह दिया ज्योति, आप ये समझ लें, ठीक है, क्योंकि इसकी तशरीह करने की जरूरत ही नहीं है। सादा सी बात है कि यार बाबा जी कह रहे हैं तेरी दाढ़ी गिरना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि जिंदगी बहुत गुजर गई है, मरने का वक्त करीब है, अल्लाह अल्लाह करो, बंदे दे पुत्र पढ़ो और नमाज रोजा करो, अल्लाह नु याद करो। समझ आई है? ये इसकी आखिरत की फिक्र है। क्लियर? Yes, sir. आ गया इबरत दा दरस। अब इबरत के दरस में अभी कुछ शेर शूर इसमें करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने मुख्तलिफ शेरों में ना, मुख्तलिफ शेरों में कौम आद, समूद, फिरौन, नमरूद का जिक्र किया है। अब वो शेर काफी मुश्किल डिफरेंट किस्म के थे, ये हमने इधर ऐड ही नहीं किए, तो हम ये एडिंग शेर के बगैर भी लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई, हमने बस इसमें जिक्र करेंगे कि बाबा जी ने कौम आद का जिक्र किया, अपनी शायरी समूद का किया, फिरौन का किया, नमरूद का जिक्र किया, ये वो कहानी शानी कर करके फिर आखिर अडेंगे महबूब नाल चाहत दासार। महबूब, उनका महबूब तो अल्लाह था ना, इधर हमारे महबूब और होते हैं ना, उनका महबूब अल्लाह था। वो कहते हैं जी कांगा सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस। कांगा कां को कह रहे हैं, कव्वे को। सब तन खायो, पूरा जिस्म खा लो, चुन चुन खायो मांस। जिस्म का एक एक हिस्सा, जिस हिस्से में मांस को दिल करता खाने को वो खाओ, मजे से एंजॉय करो, कव्वे को कह रहे हैं। दो नैन मत खायो, आंखों को ना खाना, पीर वेखन दी आस। जब मैं मरूं कब्र में जाऊं तो मैंने अपने मुर्शद को देखना है। बात समझ आई? महबूब नाल चाहत दासार। अब देखें इन सारी चीजों में ये भी इखलाकी। जी जी सर ये कहीं पे ये भी मैंने पढ़ा कि लिखा होता है कि पिया मिलन की आस, तो यहाँ आपने पीर मिलन की आस। मेरे बच्चे यकीन करें 1% इशू नहीं, आप पिया की बजाय कुछ और भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मैं ऐसा बंदा हूं जिसको, मेरे दोस्त थे हम तीनों, मुझे सबसे कम शेर याद होते थे, मतलब मुझे शेर भूल जाते थे। मतलब ऐसे समझ लें, आपको शायद ये एवं गापी लग रही हो, लेकिन मैं सच बात कर रहा हूं। पेपर में मुझे 50% एज इट इज शेर शायद आते हूँ सारे सवालों के मिला के। 50% किसी का आधा पहला याद था, किसी का कुछ याद था, मैंने खुद से उसके आगे लिंक बनाए थे। तो ये मैटर ही नहीं करता। ये यूटोपिया है जो मैं कह रहा हूं ना, यूटोपिया में नहीं जाना। इतनी यार इसमें आप घुसोगे जिसका फर्क ही नहीं, 11 सब्जेक्ट और है, उधर एनर्जी लगाए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? सर ये शेर प्लीज रिपीट कर दें। मैं रिपीट करता हूँ। पिया वाले समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा कैजुअल हूँ, अगर आपको कोई बुरी बात लगे तो मैं पहले सॉरी करता हूँ। मैं बड़ा फ्रेंडली माहौल में पढ़ाने का आदी हूँ, मतलब वो टीचर वाले चक्कर मजा नहीं आता। सर ऐसे ही पढ़ने का मजा आता है, वरना बंदा बोर हो जाता है। हाँ, तो अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो मैं पहले आपसे मदद करता हूँ, और ऐसी कोई बात दिल में नहीं लेनी, मेरी शुगल में मैं जो भी कह दूँ माइंड नहीं सर करना। बस इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं ऐसे ही हाँ? कंसर्न अवेल करने के लिए। सर हाँ यहाँ पे सीएसएस की एक ही पब्लिशिंग की अगर आप 2 बुक्स भी ले लें, क्योंकि आपको तो सर पता है मैंने दोनों बुक्स पैरेलल में पढ़ी नहीं है पंजाबी की, किसी एक में पिया लिखा हुआ है, किसी एक में पीर। और इसी तरह से पिछला जो शेर था वो वाला झाड़ू दे मसीत, उसमें कित्थों दी रीत भी है और झाड़ू दे मसीत भी है। ये बाबा फरीद की शायरी में इस तरह शेरों में डिफरेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही शेर ठीक है। इग्नोर आप इग्नोर बुक इट। में पढ़ेंगे वहां कोई तीसरी चीज लिखी होगी।
इग्नोर इट, नो इश्यू एट ऑल, ये मैंने समझा दिया बात। अच्छा आगे ये है कि जी आपके पास बाबा फरीद गंज शकर दी श्लोका की फनी खूबियां, फनी जायजा क्या है, वजन ते बैर दा इस्तेमाल, वजन ते बैर दा इस्तेमाल करके कलाम में तासीर पैदा की। कैसे, ये देखिए ना, ये वजन तो बैर है ना, कांगा सब तन खायो, मतलब मेरा खाएं, चुन चुन खायो मांस, आपको रान का गोश्त अच्छा लगता है वो खाएं, बाजू का अच्छा लगता है वो खाएं, जो मर्जी खाएं, जहां से दिल करता है गोश्त निकाल के खाएं। कव्वे को कह रहे हैं तो नैन मत खायो, आंखों को नहीं खाना, पिया पीर महबूब जो मर्जी लिखे, वेखन दी आस, वो वेखन दी आस अगर अखा भी खा छड़ो दे तो फिर पीछे बचे दा की मैं वेखना किवें, ये मोहब्बत दी इजहार है। ये हो गया। अब देखिए इसमें, देखे ना, इसमें मजा तो आता सुन के, इसमें वजन और बैर पूरी है, ये देखे ना कि पढ़ के मजा आता है, दोनों एंड पे काफी रदीफ सेम है, ये सारी चीजें। तो इनके शेरों में जी बड़ी तासीर है जी, वजन ते बैर का इस्तेमाल है, तशबीहां का इस्तेमाल है, काले मेंढे कपड़े कह के तशबीह दी है काले कपड़े से, फिर तमसील मसालों का जिक्र है, कोमाद समूद फरौन का जिक्र किया, तो मसाले ही है ना ये, और क्या। आम लफ्ज़ां दी वरतो, आम ज़बानी, आम पंजाबी ज़बान दे अल्फाज इस्तेमाल कीते ने, और कोई लंबी चौड़ी कोई अगे गल्लां बातां नहीं कीतियां। ज़बान दे असलूब दा तुसीं इहदे च लिख दिओ जी कि ज़बान बड़ी अच्छे तरीके नाल, बड़े तरीके दे नाल इस्तेमाल कीती। हेलो ये किसी का माइक, तो ये है। अब इन पांचों में से 3 भी याद रहती हैं लिख लें, 2 भी रहती हैं, 4 भी है, नहीं तो एक और हेडिंग दे दे, सादा ज़बान, कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं, जो मर्जी इसमें लिख दें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आगे मुक्दी गल है, मुक्दी गल पहले हमने कई दफा मुका ली है, लेकिन दोबारा पढ़ देता हूँ, अपनी गल मुका के जैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एंड पे ये लिख देना बकौल डॉक्टर इफरान सैयद, मुक्दी गल ये वे पई कि बाबा फरीद और अखलाक ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਮੂਮਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹੰਦਾ ਹੈ। ये भाई उन्होंने मुका दी गल जी। मुक्ति गल मींस वो जो हम लोग लास्ट पे कंक्लूजन लिखते हैं। यस ग्रेट, इससे पहले मैंने बताया आपको ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन, ठीक है, ये कंक्लूजन है। सर ये जो इखलाकियात का रेफरेंस है, ये बाबा फरीद को उससे रिलेटेड देना है या किसी और चीज से भी दे सकते हैं? क्या मतलब रेफरेंस अगर कोई, हाँ जी हाँ जी, किस जगह पे, मतलब कोई कोट होती है ना, जैसे मतलब हम कहीं और से इखलाकियात का दे सके। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई काम नहीं करना, जो बस इसी की बाबा फरीद ने जो कहा बस वो ही लिखना है, आगे पीछे कुछ सारी वाइब माइंड से निकाल दे और कुछ नहीं लिखना, ये रेलेवेंट है ना, इररेलेवेंट कुछ नहीं लिखना। सही हो गया। अब इसको याद कैसे करना है, SDG इज सनम, ठीक है, सस्टेनेबल सस्टेन क्या 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 कहते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज सनम, ठीक है, जी वैट, आगे जी वैट है, S से सच्चाई, D से D से दुनिया की बेसबाती, G से गुरूर और तकबर, S से सबर, A से आखिरत, N से नमाज का दरस, A से अल्लाह की याद, M से महबूब ना चाहत हजार। अब देखें इस तरीके से सेटिंग्स आपने याद करनी, अगर आप गौर करेंगे ना थोड़ा सा, ये तो सारे हैं, इसको मैंने ऐसे भी किया था, बंदा पहले सच बोलता है, जब सच बोलना शुरू करता है तो गुरूर को छोड़ देता है, जब गुरूर को छोड़ता है तो वो अपनी ज़ात जो है ना उसकी नफ़ी करता है, हमें कहानियां नहीं करता। तो जब बंदा अपनी ज़ात को नफ़ी करना शुरू करता है तब उसमें सब्र आ जाता है, जब सब्र आता है तो अल्लाह की याद आ जाती है, अल्लाह की याद जब आती है नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, जब नमाज पढ़ना शुरू कर देता है दुनिया से वो उसका जी हट जाता है, वो अल्लाह को याद करता है। अल्लाह दुनिया से जब जी हटता है तो आखिरत की फिक्र करता है, आखिरत की फिक्र इसलिए करता है क्योंकि इबरत का उसको दरस मिला होता है, और वो फिर अपने अल्लाह से हर वक्त महबूब से प्यार ही करता रहता है। बात समझ आई कैसे हेडिंग याद करनी है? सर ये ट्रिक अच्छी है, ये इसी सीक्वेंस में बना के लिखी हुई है, रीअरेंज करके इसी सीक्वेंस में लिखी हुई है याद करने के लिए। ये ट्रिक अगर आप लगा ले या ये इस तरीके से लगा ले, ठीक है, तो जो मर्जी आपको बेटर लगती है। तो इसके साथ आपने ना आपने तरीका ये भी बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आज पहला लेक्चर है, सारी चीजें बता रहा हूँ। आपने ऐसे याद करना है कि सच्चाई का दरस कहने से आपके मुंह में उसी वक्त शेर का पहला लफ्ज आ जाए। होता यह है कि शेर याद होते हैं, पहला लफ्ज ज़हन में आ जाए तो आगे याद आ जाता है।
तो आपने इस तरीके से इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देख के ना, तो ये रिवीजन से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जी पहला बाबा जी जो है ना हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप पेपर में देख लें, आप अब इस पेपर में से अगर ये सारी चीजें समझ के इम्प्लीमेंट करें 15 नंबर ले सकते हैं अगर बाबा जी का सवाल आ गया 2022 में। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ये जो घंटा मैंने आपको दिया है, उस घंटे में आपने क्या करना है कि इसके सबसे पहले एडिंग ज़बानी याद करनी है कि अखलाकियात में क्या क्या इन्होंने बताया होगा। अभी आपको एक और चीज़ भी मैंने बतानी है, चलें वो बाद में बताऊंगा। मुझे याद कराना है, मैंने कहा था ये पेपर लिखने के बारे में कोई बात है, एंड पे मुझसे बताना, मैं आपको याद कराऊँ। पेपर लिखने में एक और चीज़ ऐड करनी है। आपने हेडिंग्स याद कर ली, 1 घंटे में हेडिंग्स याद की, प्रैक्टिस की ज़बानी जो किसी भी टेक्निक से करके फिर आगे उसका शेर याद किया, तो घंटे में आप एक दफ़ा इसको याद कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को घंटे में शेर याद नहीं होते तो वो 1.25 घंटा लगा ले, 1.5 लगा ले, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होगा, आप इसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसको आधे घंटे में या 15 मिनट में दोबारा रिवाइज कर लें। मतलब जब रिवीजन 15 मिनट में एक शेर आपको एक टॉपिक या 20 मिनट में आप टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये इसका तरीका है करने का तैयारी, और कोई तरीका नहीं। अगर वैसे किसी के अंदर वो होता है ना कीड़ा, मैं एक दफ़ा एक बुक को देख लूँ तो 10-15 मिनट लगा के एक सरसरी इसका रेलिवेंट बुक से पढ़ भी ले, अगर आपको होता ही है ना बंदे को बाद दफ़ा कुछ हो जाता है कि नहीं यार मुझे देखना चाहिए, अगर इसमें से कोई शेर मुश्किल लगता है तो बुक में देख लें कि बुक में से अगर किसी के दिल हो तो बुक में से वो रेलिवेंट पढ़ के उसका कोई शेर और ऐड कर ले, इधर से निकाल दे। अगर कोई मुश्किल लगता है ना, आपने 10-12 शेर पूरे करने हैं बस, इधर से कोई निकाल दे, उधर से बुक में से कोई और सब्स्टिट्यूट इसमें कर दे। क्लियर? यस सर। अब मेरे बच्चों बात ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने क्लास में प्रैक्टिस भी नहीं की। फिजिकल लेक्चर होता तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा देनी थी, ज़बरदस्ती करवा देनी थी। इसका तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि इस सारे को याद करके अपने अल्फाज में इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़बान में इसके नोट्स बनाने हैं। ये तो आपके पास हैं, लेकिन आप बेहतर यह कि अपने हाथ से याद करके इसको अपने हाथ से इसी 1 पेजर आपने इस तरीके से बना लेना है। फिर हार्ड फॉर्म में आप उसको देख के अपने हाथ से जो लिखा होता है ना वो समझ आ जाता है। अभी इनमें से शायद आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, ये आपसे मेरा काम है आपको सारे तरीके बताने जो ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा होगा। आपकी मर्जी आप फॉलो करते नहीं करते, याद करके इसको समझ के इसको अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़बान, अपने हाथ से इसके नोट्स बना लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखें तो भी अपने हाथ से एक दफ़ा लिख लेना। क्लियर? यस सर। ग्रेट। चले, आपको ब्रेक तो नहीं चाहिए? नहीं, अभी नहीं ब्रेक चाहिए, आगे चलते हैं। आगे हम अगला करते हैं शाह हुसैन। अब शाह हुसैन बाबा जी, ये बाबा जी हैं, इनका तो आपने सुना हुआ जो लाहौरी हैं आप में से, कि इनका तो लाहौर में मेला भी लगता है, मेला चिरागा। इधर मैं अभी यूटी में हूँ, इधर मेरे आगे नज़दीक आगे पीछे कहीं लगता है। अच्छा साली, अच्छा बाबा जी इनका असल नाम हुसैन था। जी पूछे, माइक करीब करके पूछे प्लीज। सर ये जो आपने बाबा फरीद का जो क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, इसके स्टार्ट में आपने बताया कि उसका असल नाम मसूद है, वालदा का नाम है, और ये जो डिटेल बताई है, क्या क्वेश्चन में इसको भी कहीं इंसर्ट करना है या ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए ये पोर्शन है? मेरे बच्चे जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना तो पहली 2 लाइनों में इसको इंसर्ट कर ले अगर आपने करना है, या इंट्रोडक्शन में कहीं थोड़ा बहुत लिख देना, लेकिन मेन सवाल का जवाब ही लिखना है। ठीक है, मतलब देखे ना, अखलाकियात दी जीवन कुंजी करार देता है, ताई ते उन्हें सिखा ने आदि ग्रंथ विच भी इन्हें शामिल कर दिता। समझ आई है बात? अखलाकियात की कार्य, लेकिन आदि ग्रंथ का भी आपने बीच में हवाला दे दिया इंट्रोडक्शन। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसको समराइज करके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसको डाल दें। हाँ, उसमें करके इम्पैक्ट डालने के लिए कुछ आप कर सकते हैं ना, लेकिन यह कि डेडिकेटेड आपने कुछ नहीं लिखना सेपरेट इसका। सर डेडिकेटेड मतलब सेपरेट से पैराग्राफ बना के बाबा जी का इंट्रोडक्शन नहीं करवाना। ठीक ठीक। और सर इसमें हेडिंग्स आपने 10 बनाई है क्वेश्चन की, इसमें तो हम अगर, जी सर ये आपने 10 हेडिंग्स आपने बता दी हैं, एक आपने एक आउटलाइन बता दी है कि क्वेश्चन को कैसे पुट अप कैसे करना है, तो ये 20 मार्क्स का है इनके पेपर होगा, तो इनके टोटल मिला के आपने बताया कि 16 हेडिंग्स हो जाती हैं।
16 मार्क्स का सवाल होता है जी सर, पंजाबी के हर 16 सवाल मार्क्स का। अच्छा, जी जी, ठीक हो गया सर। यानी कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतनी ही हेडिंग्स बनाई आप। हाँ, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन निकाल दें पीछे, फिर 14 हेडिंग्स रह जाएंगी। 14 हेडिंग्स आप रखें, कोशिश करें 3 रखें। ठीक सर। अब शुरू में शायद मुश्किल लगे, आप लिखे ना एक दफा, फिर अब कस्टमाइज लोगों के प्रॉब्लम होंगे, उसका कस्टमाइज सोल्यूशन इंशाल्लाह देंगे। ठीक। और सर अगर बाबा फरीद के ऊपर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम इन्हीं हेडिंग्स को मोल्ड कर सकते हैं? हाँ, आएगा ही नहीं। अच्छा, बाबा फरीद का आते ही नहीं, जिनके आते हैं उनका बताऊंगा आपको। ठीक सर। यानी कि अगर बाबा फरीद पे आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा इखलाकियात के। यही आएगा। अगर जो आपने अभी बात की ना मोल्ड वाली, यही काम करना है। अब सुल्तान बाबू है ना, उन पे कभी इश्क पे आ जाता है, कभी मुर्शिद पे आ जाता है। अब उनकी 4-5 इश्क की हेडिंग्स है, 4-5 मुर्शिद की है। मैंने कल पहले लेक्चर में बताया भी था। तो जो सवाल आए उस हेडिंग्स को, अगर इश्क पे आया तो सारी हेडिंग्स को लॉजिकली दे के इश्क पे उसको मोल्ड कर, अगर दूसरे पे आया मुर्शिद पे करके मोल्ड कर ले। ठीक है, दैट इज नॉट अ फिक्स। यही तो मैंने सिखाना है आपको। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सवाल मैं इस तरीके से दूंगा कि आपको मसला थोड़ा सा बनेगा, फिर मैं वही आपको बताऊंगा कि बच्चे इसको ऐसे ऐसे मोल्ड कर ले। आप सवाल करेंगे कैसे कर लेते, इतना इजी नहीं था, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। यही काम है। ठीक है सर, थैंक यू, क्लियर हो गया। चल, अच्छा, अब इसके बाद आ गया जी आपका अगला क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास। शाह हुसैन दा असल नाम हुसैन है, प्यो का नाम उस्मान है, नाम ही याद रहे कोई मसला नहीं। दादा साहब का नाम कलजस राय। ये सवाल आता है MCQ, ये जुलाई सन 1539 पैदा हुए, टकसाली दरवाजे फलाने बंदे को तलीम हासिल की, 10 साल 17 पारे हिफज कर ले, कोई जरूरी नहीं है याद रखने की। हुरानी तलीम बलोल दरियाई को कोई जरूरी नहीं है। ये किताब चो लिख के लिखे मजजूबी झोला। ये इन्हों का ना मजजूब विच आ गए सन, मतलब दुनिया इन्होंने भुल गई सी, दुनिया नूं भुल गए सन जिस वक्त ना ये सूरत अनकबूत की आयत सी, एक ओदा तर्जमा सी, ये दुनिया खेड तमाशे तू अड कुछ भी नहीं। मतलब ये दुनिया खेड तमाशे ही, इस तो अलावा कोई नहीं। जब ये सुना था ना इन्होंने कुरान सूरत अनकबूत की एक आयत है उसका तर्जमा, तब ये इनको बड़ा एक रूहानी तौर पे ये एक मलंग बन गए थे। माधुलाल 18 साल का हिंदू लड़का था, वो इनके साथ मोहब्बत थी इनको जी। 57 ईयर वो इनके मज़ार पे रहा इनके मरने के बाद। सिलसिला कादरिया था इनका, हजरत अब्दुल कादर जिलानी से मिलते थे। उरस मेला चिरागान लगता है मार्च के आखिरी हफ्ते में। वफात इनकी 1599 में हुई। दफन भागबानपुरा लाहौर में है। इनकी शायरी को काफियां कहते हैं। ये चीज़ है। अब इनकी हेडिंग्स पहले देख लें, बाकी चीजें बाद में। अब इनकी काफियों का वैरवा, बाबा शाह हुसैन की काफियों का वैरवा। अब इनकी आगे सब बाबू की सेम रूटीन है, 3 4 5 बाबू की। इनके बारे में जो सवाल आता है ना बेसिकली, वो ज्यादातर आ जाता है अलामती निज़ाम, क्योंकि इन्होंने अपनी जो भी सबक दिया है ना उसमें अलामतें इस्तेमाल की हैं, अपनी शायरी में अलामतें यूज की हैं। साइंस कैसे, चरखा, इनकी शायरी में चरखा भी होता है। इंसानी जिंदगी दी लामत चरखे को कहा है। दाज, जहेज, इसको कहा है इन्होंने आखरत दे अमला ले इस्तेमाल किया है दाज को। तरंजन, सहन को कहते हैं, वेड़ा सहन, इसको दुनिया के लिए इस्तेमाल किया है। सस्तनान, सस्तनान इन्होंने हिसाब किताब लई, मतलब जो फरिश्ते हैं ना करामन कातबीन, उनको सस्तनान से तशबीह दी है। जात, अपनी जात लिए तानीस दा सीगा, मतलब आपने आपको लड़की बना के शो किया सारी शायरी में। भी आपको दिखाता हूँ। डोली, जब दुल्हन को डोली में बिठा के लेके जाते हैं, उस डोली का लफ्ज इन्होंने यूज किया जनाजे के लिए। साड़ी या सालू, इसको उन्होंने यूज किया जी नफसियाती ख्वाहिशां के लिए। 5 पोनियां, जुलाई जो होते हैं ना, वो जब वो खेस शेस बनाते हैं ना, उनकी पोनियां होती हैं 5, जिससे वो खेस बनाते हैं, पुराने दौर में बनाते होते थे। उसको 5 नमाजों से उन्होंने जिक्र किया। खड्डी, जुलाइयों की खड्डी होती है जिसमें वो सारा कुछ खेस शेस जब बनाते हैं, तो उसको उन्होंने कब्र से तशबीह दी। मतलब इनकी ना अलामतें इन्होंने बड़ी यूज की हैं। जुलाई थे तो उन्होंने सारी चीजें वो यूज की हैं। ठीक है, अब ये इनकी सॉरी ये उन्होंने यूज की सारी। अब
इसका इन्होंने वैसे सबक क्या दिया, वो सबक पहले देख लेते हैं। इनकी काफियों से क्या हमें पता चलता है? पहला था इन्होंने फलसफा वादतल वजूद, अल्लाह ताला दे फलसफे दे बारे जो उन्होंने कहा एक ही अल्लाह ताला दी जात है। मुर्शद दी लोड़, इन्होंने कहा जी मुर्शद की जरूरत होती है। इश्क बारे विचार, इश्क के बारे जिन्हों ने की ख्यालात सन, दुनिया की बेसबाती का रंग, ये दुनिया बड़ी अंज ये होवे आरजी जी शै वे, गैरुल्लाह तो नफरत, अल्लाह तो अलावा मतलब किसी मतलब अल्लाह के शरीक नहीं किसी ने भी जड़ा ना उन्हें बनाया। आखरत का फैसला अमलों दे, उन्होंने यही कहा कि आखरत का फैसला अमलों पे होना है। गुरूर तकबर की भी मजम्मत की है। बेअमल बादशाह सन जेडे 15वीं सदी उन्होंने भी मजम्मत की है। दुआया रंग दुआ मंगी है। लोक दास्ताना, लोक एक होंदा लोक गीत और एक होंदा लोक दास्तान। लोक गीत आंदे ने जिहड़ियां सी टप्पा माइये ढोला, इन लोक गीत। लोक दास्ताना ने स्टोरियां, हीर रांझा सस्सी पुन्नू, ये लोकां दीयां स्टोरियां ने। तो इन्हां दी शायरी विच लोक दास्ताना उन्हां स्टोरियां दा भी रंग नजर आंदा है। ठीक है, अब देखें इसका। अब उन्होंने फलसफा वादतल वजूद दा दरस दिया। अब पहली 3 हेडिंग देखें ना, फलसफा वादतल वजूद, मुर्शद दी लोड़, इश्क बारे विचार, ये बेसिकली सूफियाना रंग था, सूफियों वाली इनकी बातें थी। मुर्शद के बारे में क्या, अल्लाह ताला की जात के बारे में क्या कहते हैं? रब्बा मेरे हाल दा मारम तू, अंदर तू बाहर तू, रोम रोम विच तू है ताना तू है बाना, सब कुछ तू, कहे हुसैन फकीर साइंदा, मैं नहीं सब तू। मतलब कहता रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, के मेरे हाल दा तू ही मारे में जो भी है, मेरे अंदर भी तू है बाहर भी तू है, मेरे रूम रूम में हर एक जगह ते तू ही है। तू मेरा ताना भी करने वाला तू ही है, बाना मेरा सब कुछ तू ही है, मैं कुछ भी नहीं। हुसैन फकीर साइंदा जी है, साई है जी, वो आंदा जी मैं कुछ भी नहीं, जो भी है तू ही है। बात समझ आई है आपको? अब इसकी हेलो हाँ अब इसके अब देखें ना, आपको इसको पढ़ के ग्लिम्स आइडिया पता चल गया ये क्या है। अब इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ग्लिम्स मिल गई है ना, 3-4 लाइनें लिखनी है। इस तरह से इन घुस के अपना टाइम जाया नहीं करना, बस सिर्फ ये मैं आपको साथ बताना चाह रहा हूँ। समझ आई? जितनी समझ है वो दुनिया आपको आ गई है। फिर कहते हैं जी मुर्शद दी लोड़, मुर्शद क्यों चाहिए? अब इसके बारे में उन्होंने बड़ी अजीब सा शेर है, आपको हंसी आएगी। कहे हुसैन फकीर साइदा गुरु तू बल बल जाइए। कहे हुसैन फकीर साइदा, गुरु मुर्शिद को कहते हैं तू बल बल जाइए। बस यही है जी। उन्होंने इससे रिफ्लेक्ट हमने कर लिया जी, मुर्शिद की जरूरत होती है बाबा जी के मुताबिक। उन्होंने साथ एक मैंने लिखा हुआ कोटेशन में, जिसदा कोई रैबर नहीं ओदा कोई दीन नहीं, मतलब जिसदा कोई मुर्शिद नहीं ओदा कोई दीन नहीं, मतलब ये बाबा जी के ख्यालात है। इश्क के बारे बाबा जी की ये बड़ा मजेदार शेर है, आपको मजा आएगा सुन के। इश्क होवे आशिक होवे ते इश्क कमावे, आशिक होवे ते इश्क कमावे, राह सुई दा नक्का, जैसे सुई होती है ना जिससे धागा डालते हैं, उसका सुई का नक्का कितना बारीक होता है। राह सुई दा नक्का धागा होवे ते जामे। कहता है आशिक को इतना बारीक होना पड़ता है, इतना अपने आप को आजिज़ी इंकिसारी में लेके, जैसे सुई के नक्के में से गुजरना है ना, इतनी बंद गली से आपको गुजरना पड़ेगा। इस कदर मुसीबतें हैं, इश्क को इतना मुश्किल इन्होंने कहा है। ठीक है, ये बाबा जी के विचार है जी, विचार ख्यालात इनके क्या है जी। फिर अगर हम देखें अखलाकी रंग, बाबा जी ने अखलाकियात में दुनिया की बेसबाती। अब देखें ना, जो बाबा फरीद थे उनकी सारी शायरी अखलाकियात पे है। इन्होंने बीच में फलसफे का भी पहलू लिया है। अब देखें, उन्होंने फलसफे का कोई पहलू नहीं था, अल्लाह के बारे में के वारतल वजूद इस तरीके से। हाँ, वो एक अलग बात है, नमाज और अब्दी याद के लिए उन्होंने की थी, लेकिन इस तरीके से नहीं था उनका फलसफा। वारतल वजूद हर जगह पे अल्लाह की ज़ात है, इस तरह से कोई बात नहीं उन्होंने की। अब इधर अखलाकी भी है, फलसफा भी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है इनकी शायरी है। दुनिया की बेसबाती, कहते दुनिया दी कोई कुछ नहीं है, अमला अपड़ होवे नबेड़ा, अमला ऊपर ही नबेड़ा होना है, अमला ऊपर ही फैसले होने हैं। क्या सूफी क्या बंगी, कोई सूफी हो या कोई भंग पीने वाला हो, डजेंट मैटर,
आपके कैसे अमल होंगे वो डिसाइड करेंगे आपकी आखिरत को, ये बाबा जी कह गए हैं। तो वो इसलिए दुनिया के वो अब आखिरत का फैसला अमला थे, उसके अंदर भी ये ही शेर लिखा हुआ है, अमला पढ़ो ने बेटा क्या सूफी क्या बंगी। इसको दोनों हेडिंग में एक्सप्लेन कर देती, क्या सूफी क्या बंगी, मतलब इसमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ने मरना ही है। ये दुनिया की बेसबाती में लिख सकते हैं, आखिरत में लिख सकते हैं, ये अमला ऊपर ही होना है। तो ये इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। फिर उन्होंने गुरूर और तकब्बर की निंदिया की है। छोड़ तकब्बर पकड़ हलीमी, छोड़ तकब्बर पकड़ हलीमी, कू काहे दा नहीं, तू किसे शहीदा नहीं, तकब्बर छोड़ हलीमी पकड़, तू कोई शय नहीं, कहे हुसैन फकीर न माना हरदम साईं साईं। मतलब ये तो वैसे ही उन्होंने दूसरा शेर लगाया होगा ना, कि वो कहते तकब्बर को छोड़ दो, आजिज़ी को पकड़ो, तो कोई चीज नहीं है। फिर बेअमल बादशाह, जो बेअमल बादशाह थे उनके बारे में बाबा जी के ख्यालात चेक करें। कहते हैं केंदे घोड़े हस्ती मंदिर, केंदा है धनमाल, कि किसके घोड़े, ये हस्ती, ये मंदिर, ये धनमाल, ये पैसा, ये सारा ये किसका है। कहाँ गया मुल्ला, वो मुल्ला किधर गए। कहाँ गया काजी, काजी किधर गया। कहाँ गया कटक हजार। कहता है ये कोई चीज किसी की भी नहीं है, ना कोई मौलवी, किधर गए हैं ये सब ने मर जाना, इनका नाम तक इस दुनिया में नहीं है। किधर गए मुल्ला, किधर गया काजी, कोई चीज नहीं है। ये जो इन चीजों को सारे लेके बैठे हुए थे बेअमल बादशाह थे, देखे उनकी कोई पता नहीं, उनके से कुछ भी नहीं है उनके पास, मतलब उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। मतलब उसको निंदिया की, ये कहते हैं ये सारी चीजें किसी की नहीं है, ये कुछ भी नहीं है किसी, ये सब ये जो लोगों के पास ये सब कुछ है ना, ये लोगों का नहीं है। मतलब बेअमल जो बादशाह थे उनके बारे में ये उनके ख्यालात थे। दुआया, ये बड़े मजे का शेर है, उन्होंने दुआ भी दी। कहते हैं नी तेनू रब ना भुली, नी तेनू रब ना भुली, दुआ फकीरां दी एहा, कि तेनू रब ना भूले, अपने आप को फकीर कह के बाबा जी कहते हैं यही मेरी दुआ है। रब ना भूली होर सब कुछ भूली, रब को ना भूलना, और भावें खाना पकाना भूल जाए या कुछ और भूल जाए या मोबाइल चार्ज करना भूल जाए, जो मर्जी भूल जाए, रब ना भूली और सब कुछ भूली, रब ना भूलन जिया, रब भूलने वाली शय नहीं है। ये दुआ उन्होंने इस तरीके से दी थी। बाबा जी ने अपनी जात लिए एक तनीस का सीगा, औरत का सीगा अपने के लिए यूज किया। बाबा जी क्या कहते हैं, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, अच्छी हाँ अच्छी हूं या बुरी हूं, भाई साहब टेढ़ी बंदी हाँ, अच्छी हाँ या बुरी हूं तुम्हारी हूं, कहे हुसैन फकीर न माना, मैं फिर चंगे नाल मंगी हाँ, कि मैं भावें जिवें दी भी हाँ, मैं जिहदे नाल मेरा रिश्ता होगा वो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अपने आप को एक औरत के रूप में करके तशबीह को यूज करके अपनी अल्लाह से बात कर रहा है कि मैं चंगी हाँ भैड़ी हाँ, मैं जो कुछ भी हूँ मौला तेरे नाल ही मेरा तलक है, तो मैं भावें जिवें दा भी है मेरा तलक जिहदे नाल है वो बंदा तो अच्छा है ना। तो ये बाबा जी ने अपनी जात के लिए कैसे तमीज का सीगा यूज किया। अब ये भी बड़े मजे का है, लोक दास्ताना दा रंग नी मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। अब देखे ना, ये एक स्टोरी जो थी सादा सी, उसमें हीर रांझे में होता थे, वो हीर रांझे मोहब्बत करते होते हैं, आपको सबको पता ही है, ना भी पता हो तो कोई मसले वाली भी बात नहीं है। इनकी मोहब्बत होती है, हीर की शादी वो खेड़े होते हैं, सजदे खेड़े उससे कर देते हैं, तो फिर ऐसे वो सारे मामलात होते हैं। बाद में स्टोरी आगे पीछे आगे काफ़ी जाती है, वो मर मुर जाते हैं एंड पे। तो वो सजदे से बेसिकली सजदे खेड़े से उसकी शादी हीर से होती है। तो अब ये अपने आप को हीर की जगह पे लेके जा रहे हैं, और सजदे खेड़े को किसकी जगह पे लेके जा रहे हैं, शैतान की तरफ लेके जा रहे हैं। रांझा उसको तशबीह दे रहे हैं कि अच्छी चीज है, मतलब मौला की तरफ लेके जा रहे हैं। नी मेरी नू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मेरा मैं रांझण दी, खेड़ियां नू कूडी जाग, खेड़ियां नू दफा कर, लोक जाने हीर कमली, लोग कहते ने हीर कमली है, पागल है, हीरे दा दर जाग, कहे हुसैन फकीर नमाना जानदा रहा। मतलब जो मर्जी तुसी आखो, डजंट मैटर एट ऑल, मैं रांझे नाल ही मेरा तलक है, तुसी भावें जिवें मर्जी आखो खेड़े बड़े चंगे ने, ये वो, ये दुनिया के ये इश्क हकीकी की बातें हो रही हैं।
अब इसको गैरुल्लाह से नफरत, ये भी 2 हेडिंग्स के नीचे एक ही शेर है, ये भी 2 हेडिंग्स के में आप, ये एक ही शेर है। तो अब देखें ये बाबा जी के हमने ये भी शेयर कर लिए हैं सारे। और इसके साथ अगर आपने इनकी फनी खूबियां देखनी है, ये जो फनी खूबियां हैं, पंजाबी काफी ते राग, ये मुडली शायर, मतलब ये पहले शायर हैं जिन्होंने काफियां लिखी हैं। काफियां भी एक टाइप है, ये पहले है जिन्होंने, मुडली शायर है, पहले शायर है। ये एक हेडिंग इनकी फनी क्रिटिकल है, इसकी जो हम देखते हैं लैंग्वेज के परस्पेक्टिव में। तशबीहां आपने अभी देखा है, किस किस चीज से तशबीह अपने आप को दी है, तीर से भी दी है, रांझे से भी, सारी चीजें मुझे लिखी हैं, सुई के नक्के से भी, क्या क्या किया इन्होंने। अब तशबीहां सारे में एक और भी एक मैंने इधर लिखा हुआ है, मच्छी वांगू मैं पई तड़फा रांझण दे हथ डोर, अपने आप को मछली कह दिया। आम फहम जबान का इस्तेमाल किया, बस इसमें 3 है, आपने पुरानी में से कोई और डालनी है तो डालने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसकी होगी। अब इसकी मुकदी गल जब आएगी, मुकदी गल में सिर्फ ये डॉक्टर मोहन सिंह का जिक्र करना है। मुकदी गल तो आपको पता ही है कैसे मंगानी है, मुकानी है। कहेंगे जी ना ते सुफियाना विच भी इन्हां तबाही की है, सुफियाना अखलाकी रंग विच भी इन्हां अपने झंडे गड़ दिते ने, हर जिंदगी के हर पहलू ते इन्हां गल्लां दसियां ने, ते बड़ा नहीं किया ते बड़ा वो किया। ते डॉक्टर मोहन साहब भी बड़े वड्डे अदीब ने, ते उन्हां भी इन्हां दे बारे च की फुल छिड़े, फुल दसे ने। उन्हें आख्या जी शाह हुसैन ने अखलाक, फलसफा, रूहानियत ते खुदा ते इंसान दे तल्लक नूं शायरी विच बयान कीता। ओए जी इन्हां गल मुका छड़ी है सिख लैण विच। ये जी हमारा बाबा हुसैन भी हो गया। समझ आई? यस सर। यस सर, पर राइटिंग बहुत माशाल्लाह यस लिखी हुई है सर। सर, राइटिंग बहुत माशाल्लाह लिखी हुई है सर, समझ गंदी ही नहीं लिखी, लग रही है। गंदी लिखी हुई है ना। हाँ। तो अभी साथ साथ सुने ना, चलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी तो देना है हमने, लेकिन अभी भी जो आराम से सही ध्यान से सुन रहा है ना, उसको मसला नहीं बनेगा। और आप बुक भी ओपन कर सकते हैं साथ पैरेलल में, अगर शेयर का आपको किसी में समझ नहीं आता, साथ क्या बुक में। बुक का क्या नाम है सर? अभी बुक रिमुना बुक ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है, ग्रुप में बुक ऑलरेडी शेयर्ड है, उसी में से सारे शेयर लिए गए हैं। आपको अगर कोई शेयर में आगे पीछे होता है, वही उसी बुक में से निकालो, टॉपिक्स में सारे शेयर उसी में से निकले हुए हैं, उसको उधर से देख ले, समझ रहे हैं? अगर ओके आपको सर, ओके। कुछ नहीं होता तो। सर बुक लेने की जरूरत नहीं है, अपना पीडीएफ से काम चलाए ना। हाँ, पीडीएफ जो आपको शेयर किया मोर देन इनफ, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। चले ओके सर। अभी हम 5 मिनट की ब्रेक कर लें। यस सर। यस सर। नींद आने लगी। अभी जो हमने करना है वो छोटा सा टॉपिक है, बड़े का हमने टॉपिक 2 कर लिए, बस 5 मिनट, 10:36 हुए हैं, 10:40 पे हम करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके ग्रेट। ओके सर।
मैं वो काट ना बुक दोबारा शेयर कर दे, मैं पहले लेट ज्वाइन किया इस वजह से मेरे पास है नहीं। ओके सर ये ना बुक तो काइंडली दोबारा शेयर करवा दें ग्रुप में। बुक शेयर कर दें दोबारा। अभी रमूना सुन नहीं रही, कर देती है। अच्छा अब हम छोटा सा एक चीज कर लेते हैं। यार ये आज इसको ही ना कर लें, ये रऊफ शेख जो है इसकी मैंने जिक्र किया था, छोटा सा इसको ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है? बड़ी मजे मजे की बातें हैं। ये जदीद शायर है रऊफ शेख, जदीद शायर है और इसका असल नाम अब्दुर रऊफ था। पैदाइश 14 अगस्त 1934 इलाका इन्हां दा जी हाफजाबाद सी। 2000 के अंदर हल्के की जा मिले। अब ये भी सवाल पेपर में आता है कि गजलों का मजमूआ किदी शायरी नूं क्या जाता है? ये बलदा शायर है, MCQs आता है। गजलों का मजमूआ बलदा शायर। अब इनकी शायरी का कभी सवाल पेपर में आया नहीं है, क्या पता आ जाए यार। अभी बलदा शायर जो है बेसिकली इसका वैरवा क्या है जी, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो क्या सबक हमें नजर क्या आता है? क्या बाबा तो इसको नहीं कहना चाहिए, चाचेरी कह लेते हैं, चाचा जी। इन चाचा जी ने क्या कहा जी,
इन्होंने पहले कहा जी अकलापे दा एहसास, अकेलेपन दा इन्हें एहसास किया, बड़े ही ये अकेले रह ने, इन्होंने किसी बंदे ने जिंदगी च लिफ्ट कराई, ये इकल्ले ही तड़पते रह ने। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਪਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾਪਨ, ਕੱਲਾਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾਪਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲਾਪਾ अपना, यही सिर्फ मेरा अपना जड़ा मैं छड़दा नहीं है कलापा, बाकी लोग पराए ने। देखो कितनी तकलीफ विच मुबतला ने बाबा चाचे री। आगे देखे जी लोकां दी खुदगर्जी। अब लोकां भी इन्हां नाल बड़े जुल्म कीते ने, उन्हां नूं भी इन्हां शेर विच लिखिया, कुछ लोकां ने इस तरह भी जग दा साथ निभाया है, उससे यार दा कलमा पढ़िया जेड़ा नजरी आया है। होता है ना कि जो सामने आया उसी का जी, उसी से उसको मोहब्बत हो जाती है। ये तो मैंने जानबूझ के मोहब्बत का वर्ड यूज किया कि लोग खुद गर्ज होते हैं, मतलब कि आपके साथ होते हैं, जब मतलब नहीं हो दूसरे बंदे के साथ होते हैं, लोग खुद गर्ज होते हैं। तो इसमें ये उन्होंने बात की है, उन्होंने रिश्तेदारों ने भी उनके साथ जुल्म किए हैं, बहुत जुल्म किए हैं, इतने जुल्म किए हैं कि वो रो पड़े थे एक दफ़ा, और रोते रोते उन्होंने शेर लिख दिया था ये, और वो शेर फिर CSS में आ गया। कहते हैं जी अपने शहर दे किस बूए नू अपने कतल दा दोष दिया, कि मेरे शहर दे विच किस बंदे नू अपने जरा मैं कतल हो गया, जिंदा ते आवां लेकिन अंदरों कतल हो गया, किनू एदा जिम्मेदार ठहरावां? साका मतलब रिश्तेदार, ते बुल्लां ते ताले, रिश्तेदार ते चुप ने, उन्होंने मैं की आखना है, यारां दे हत्थ रत्ते ने, ते यारां दे हत्थ रत्ते ने मतलब उन्हां ते जुल्म मेरे नाल कीते ने। तो ये देखे इस तरीके से वो रिश्ते यारां नाल गिले शिकवे, मतलब कोई यही दा बंदा है ही नहीं जिस ओदे नाल जिद्द दी अच्छाई बयान की, इक्को कलाप ही है दा, बाकी ते सारे ये नाल जुल्म कीते ने। यारां नाल गिले शिकवे किस तरीके नाल चाचेरी करदे ने जी, आंदे नहीं जेड़ी कंध दे, ये मेरा सबसे फेवरेट है, जेड़ी कंध दे ओले बह के कदी कदी साह लेंदा सां, मेरा लूलू साड़न वाला उससे कंध दा साया है। कह रहा कि जो दोस्त है जिनके साथ में बैठ के मैं खुश होता था, रिलैक्स फील करता था, मैं अपने दुखों की चीज़ें डिस्कस कर लेता था, मुझे सुकून मिलता था, मुझे तकलीफ देने वाले भी वही लोग हैं। बाबा चाचेरी जेड़े ने इन्होंने मुकद्दर ते भी शिकवाई है, मतलब इन्हां ते जिंदगी सवाए तकलीफ तू कोई शायरी, मैंने लगता बाबा जी ने उन्हां दी बेगम ही धोखे कीते आने कि उन्हां कोई शायद छड्डी नहीं जिदे ते शिकवा नहीं कीता। बाबा जी आंदे जी मुकद्दर ते शिकवा उन्हां किवें कर लिया? उन्हां जी इसरा सकियां सजना साका रऊफ नू धोखे दिते ने। सॉरी मैं एक गलत कर गया, ये जो शेर है ना, ये जो इसके नीचे लिखा है ये इसका शेर नहीं है, ये इसका शेर नहीं है, इसका शेर ये है, ठीक है। कहते जी मर्जी दा मुख्तार होया ए वेले दा मुताज रऊफ, कि मर्जी दा मुख्तार मतलब ये जो होता है ना, वक़्त किसका अच्छा है, मैं वक़्त का मुताज, मेरा वक़्त अच्छा नहीं आया, मुकद्दर की बात है ना। होनी दे बेहिस हत्थां विच वागा ने इंसान दियां, होनी किस्मत मुकद्दर दे बेहिस हत्थां, जिन होनी नूं कोई तरस नहीं आंदा, ओदे विच वागा ने ओ सन चला रही है किस्मत, ते असीं ओदे मुताज हां, ठीक है। तो वो मुकद्दर दा शिकवा। शहर ते पिंड दा रंग, उन्होंने अपनी शायरी दे विच शहर ते पिंड नूं भी बयान कीता है, शहर च की हुंदा ते पिंड च की हुंदा। आंदे ने बेहिसी बेचैनी, बेहिसी बेचैनी हैरत खौफ बरम दे खुलन दा, कि मतलब बेहिसी है, बेचैनी है, हैरत है और खौफ है कि बरम ना खोल जाए, कि मेरा पता ना लग जाए मैं कौन हाँ। ये रुत्तां दे सुच्चे मेवे, ये रुत्तां दे सुच्चे मेवे सौगातां ने शहर दियां। वो कहता है शहर में यही होता है, बेहिसी है, बेचैनी है, हैरत है, खौफ है कि मेरा पता ना चल जाए मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। तो ये सब कुछ शहर की चीजें हैं।
शहर की सौगातें हैं, शहर के तोहफे हैं, ये पिंड में ऐसा कुछ नहीं है। ये चाचे रा बस इन्हों के 6 शेर ही ने। उस तो बाद फनी जायजा में तशबीहां ते सितारे। तशबीह क्या यूज की है चेक करें, बाबा जी ने तशबीह में क्या कमाल दिखाया। बावें डारू कूंज बिछड़ के उमरा तक कर लांदी है, बेसी दी बर्फ ते अखियां विच अंगियारे ने। मतलब बर्फ का वर्ड यूज किया ना तशबीह दी उसमें के उम्र बावें डारू कूंज विछड़ के उमरा तक कर लांदी है, बेसी दी बर्फ ते अखियां विच अंगियारे ने। मतलब ये आप शेर नहीं भी लिखते तो इशू नहीं है, फनी जायजे में शेर ना भी लिखें इशू नहीं है, लेकिन लिख रहे तो बेहतर है। इसमें यह है कि उन्होंने बर्फ को यूज किया। आगे अगर आप देखें ज़बान वे सादगी, इस तरह सकिया सजन। अब देखें पीछे वाला कोई भी शेर लिख दे यार, सारियां गल्लां सादे ही ने। इस तरह सकिया सजना साका रौफ नूं धोखे दिते ने, अपने पिंड दी अंग भी हूण उस नूं ओबड़ लगदे ने। मतलब इस तरह उसके साथ जुल्म हुए हैं। कहते अपने पिंड के लोग भी अब उसको पराए लगते हैं। कहावतां का इस्तेमाल भी उन्हें किया है, ये भी बड़ी मजे की कहावत है। कणक दे नाल ते रोज ही, कहता कणक दे नाल ते रोज ही इत्थे गुण भी रऊफ जी पिसदा है। गुण किसे कहते हैं? कणक के ऊपर जी जो होता, ये गंदम के दाने के ऊपर जो होता है। कहता जब हम वो उसको चक्की में करते हैं तो वो भी तो पिस जाता है ना साथ। तो इस तरीके से कह रहे कहावतां का इस्तेमाल किया है। मुक्ति गल अख्तर जाफरी साहब ने मुकाई है गल इन्हां दी। उन्हें कहा जी जिन्हां अदबियां ते शायरां पंजाबी जबान नूं बोवें या बोएं तू चुक के उच्च पिद्धर उत्ते लियांदा है। मतलब जिन्हां शायरां ने पंजाबी जबान नूं डिग्गी नूं चुक के उत्ते लाया गया ने, उन्हां विच रऊफ शेख दा नाम सब तू सरकड़वा है, नमाया है। ये अख्तर जाफरी साहब उन्होंने बारे कह रहे। याद करने के लिए ये जी लारी MS अटक, लारी तो बह के MS करन अटक चला गया। अब इससे वो लोका, L से लोका, A से अकलापा, R से रिश्तियां, Y से यारा, इस तरीके से इसका बनाया हो। तो ये हमने इसका जो तीसरा है, तीसरे जो चाचे थे इनको हमने, इनका भी बंदोबस्त हमने किया है। ये सीधे सीधे बाबे हैं, चाचे हैं, इनका ये सीधे सीधे सवाल आते हैं, सीधा सीधा तरीका है। ये 3 शेर है, 3 हैं, तो मैं इनको अगर घंटा घंटा देना है तो 3 दिन लगने हैं। एक घंटा 3 दिन लगाने हैं, एक घंटा कर देना है तो ठीक है। तो आप 3 दिन दें इनको, एक घंटा दे के, ये आपको याद हो जाएंगे। आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई? यस सर आ गया समझ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपने डियर स्टूडेंट्स करना क्या है? आपने करना ये है कि जो पहला सवाल है ना अखलाकियात वाला, ये पेपर में आया होगा, पता नहीं आप किस साल में आया है। आपको पास पेपर भी मेरा ख्याल है आपसे शेयर किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं ना पास पेपर। रमुना पास पेपर शेयर किए हुए हैं आपने ग्रुप में? नो सर। सर अभी कर देती हूँ, अगर नहीं किया तो ध्यान में नहीं है। अभी कर दे पास पेपर लेके ना, अभी पता नहीं कौन बुक सा भी साल, सर बुक भी रमुना कर दे शेयर। आपने इसके जिस साल के पेपर आए हुए हैं ना, जिस साल में ये बाबा फरीद आया हुआ है, देख ले 18 में है, 19 में है, 20 में है, जिसमें भी है अखलाकियात वाला, वो सवाल आपने जैसे आपको लगता है ना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम नहीं देखना, अभी टाइम नहीं देखना, अभी टाइम नहीं देखना। पहली स्टेज पे आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि हमने 15 नंबर लेने हैं, बस। टाइम की बात बाद में आएगी, बाद में एक स्टेज आएगी। पहली स्टेज है कि यू शुड बी एबल टू राइट इन सच अ वे दैट यू शुड बी एबल टू ग्रैस्प 15 मार्क्स आउट ऑफ 16। पहली एबिलिटी ये सीखनी है। ये जब सीख ली, फिर दूसरी एबिलिटी सीखनी है। अगर सवाल मोल्ड होके आ जाए तो फिर हमने किस तरह करें, फिर भी 15 आए। तीसरी एबिलिटी ये है कि वो फिर आपने 25-30 मिनटों में लिखना कैसे है। यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है आप। तो ये आपकी पेन पेंसिल तक मैटर करता है आपका, कि हेडिंग्स कैसे लिखनी, क्या करना है, सारी चीजें वो मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले भी आप एक एक्सपीरियंस करें ना लिखने का, तो हर बच्चे का पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो फिर हम इस पे आइडिया में हो जाएगा कि हाँ ये क्या कैसे करना है। तो ये आपने ये करना है।
एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। अच्छा चलें, ठीक है बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज ये बात आपने ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा बड़ा ग्रुप है इसमें हम डेली लेक्चर तो नहीं शेयर कर सकते, एक आधा तो चलो लेक्चर होता है, चले मेरा ख्याल है बच्चों को डिसाइड करने में ओरिएंटेशन भी होती है, चले एक लेक्चर भी हो गया, तो वहाँ पे तो हम बार बार चीज़ें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतने सारे लोग हैं, लोगों ने ज्वाइन करना नहीं है, तो कम अज़ कम हमें पता हो ना कि जिन्होंने, काफ़ी लोगों ने है रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो इसलिए मतलब इसके बाद आप एक्सपेक्ट ना करिएगा कि आपको उस ग्रुप में आपको शेयर की जाएंगी चीज़ें, तो इसलिए जिन्होंने ज्वाइन करना है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लें, एक आधा ही लेक्चर होता है, और अब क्या होता है कि अब सारा सेशन तो नहीं हम इधर वहाँ पे कर सकते कंटिन्यू, क्योंकि आगे आपकी असाइनमेंट्स भी चेक करनी है, तो वो तो चले लेक्चर का तो और सीन होता है, तो वो फिर क्योंकि अगले लेक्चर में आपका आखिरी आधा घंटे में असाइनमेंट सारी चेक होनी है, तो वो लेक्चर कब होना है वो आपको बता दिया जाएगा, तो इसमें शायद कल ही हो जाए, शायद परसों हो जाए, वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये आप जो इसलिए ना, जिन्होंने वाकई जिनका दिल है ना ज्वाइन करने का, तो वो, और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है सर? जी? सर आज के लिए कोई असाइनमेंट है? मैंने बता दिया ना सवाल आपको, ये जो पहला सवाल फरीद का पेपर में आया हुआ उसको अटेम्प्ट करना, आपने पूरा जोर लगाना है कि आपको 15 में से 16 में से 15 नंबर मिले, टाइम नहीं देखना, जितना मर्जी टाइम लगे, आपने उस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी, आप इसको अटेम्प्ट करें, और बाकी फिर हम टाइम को एंड पे देखेंगे, पहले आप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वेश्चन लिखने के काबिल हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर के सवाल आया किस तरह से, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन है, अगर कोई मतलब इस टाइम पे क्लास नहीं ले सकता है, रिकॉर्डिंग्स सुने, उसके बाद असाइनमेंट आपको सबमिट कैसे करवाएंगे और उसकी एवोल्यूशन कैसे होगी? सबमिट इस तरह से होगी कि आपको प्रॉपर जो ग्रुप आपका रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो ग्रुप होगा ना, उसमें बकायदा तौर पे आपको टाइम मेंशन होगा, इस टाइम तक आपने सेंड करनी होगी ग्रुप में, वहां से रमुना वो सारी असाइनमेंट्स को कनकैटिनेट करके एक फाइल बनाएगी, वो फाइल मेरे पास आएगी, वो मैं फिर यहाँ पे उसकी हर एक असाइनमेंट जो सामने आएगी उसको डिस्कस करूंगा, इसमें ये गलत है, ये ठीक है, ये ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल मैंने आगे ये बहुत बड़ा काम किया है कि वो अपने सारे शेड्यूल ही सारी चेंज करके आपको 9 बजे की स्लॉट दे दी है, तो इसमें अगर फिर भी किसी को इश्यू होता है तो वो उस पर डिस्कशन तो हुई होगी, अगर वो बच्चे ने मुझे बताया होगा कि सर आई हैव अ वेरी जेन्युइन रीजन एंड आई एम अनएबल टू टेक क्लास, तो उसकी साइन को मैं वैल्यूएट करूंगा, अगर किसी ने बताया नहीं, वैसे नहीं आया, तो उसकी मैं असाइनमेंट को वैल्यूएट नहीं करूंगा, अगर किसी ने बताया हुआ है कि सर मैं ये मेरी मजबूरी थी इसलिए नहीं आया, तो उसके लेक्चर में वैल्यूएशन हो जाएगी, फिर उस बच्चे को लेक्चर सेंड कर दिया जाएगा, वो सारे बच्चों की वैल्यूएशन अपनी भी उधर से सुन लेगा, ठीक है? नहीं सर, तो इस तरह नहीं हो सकता, अगर जो नहीं ले सकता आप उसकी एवोल्यूशन मतलब इसी में कर दें रिकॉर्डिंग में, तो बाद में वो रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि जो मिस्टेक है। यही कहा है मैंने भी यही कहा है ना, ठीक है ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चा पहले बता दे कि आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, मतलब बात दफा होते हैं कि बच्चे सीरियस ही नहीं होते, तो उनकी मैं फिर वैल्यूएशन नहीं करता होता, ओके सर, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, पंजाबी में वैसे तो सारे सब्जेक्ट में, लेकिन पंजाबी स्पेशली ज्यादा है, इसमें चीजें याद करनी इज सेपरेट, क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो रहे हैं, जैसे 2021 में देखें किस तरह से चेंज होकर क्वेश्चन आए हैं, उसके मुताबिक अपना जो एक सेट ऑफ नॉलेज है इसको मोल्ड कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट, और वो कैसे इंपॉर्टेंट होगा, ये आपकी रिटन प्रैक्टिस और वैल्यूएशन से होना है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो इस पे फोकस करेगा उसी को फायदा होगा, अभी जो फाइनल नंबर जो लेने वाला वो यही, जिसने सुन के चले ये आपको फायदा हो गया कि बुक में इतना ज्यादा पढ़ने से ये बेहतर है कि बड़ी समझ आ गई है सारी, लेकिन ये आधा काम आपने सीखा है, इस बात को कभी नहीं भूलना, ठीक है? फिर आपको मैं अच्छी अच्छी जो असाइनमेंट मेरे पास ऑलरेडी बच्चों की हैं वो शेयर करूंगा, आइडियल, आपको उधर से भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।